₹500 की सैलरी मुझे अभी भी इसलिए याद है क्योंकि कुछ कुछ पेमेंट्स ऐसे हैं ना जो लाइफ में कभी इंसान नहीं भूलता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। जब मैं पुणे था तभी मैंने आशीष भैया को फॉलो किया था, उनके वीडियोस वगैरह पे अनडिस्कवर्ड देखा था। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे पे हावी होने लगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा नहीं है, और इधर से जो एडिक्शन था वो मेरे को बोल रहा है कि करो। फिर एक टाइम पे ऐसा हो गया कि ब्लैंक हो गया मैं। एक ब्रांड है माई कोर्टयार्ड करके, जिसका आपने अभी बैग भी रखा हुआ है। ये क्या है एग्जैक्टली? स्टोरी इसकी ऐसी है कि मेरी दादी जो है अभी रिसेंट ही इसी साल उनका मार्च में डेथ हुआ। अभी भी मैं मतलब अगर मेरे लाइफ का अगर आप पार्ट पूछोगे कि सबसे सैड पार्ट और किसी को खोने का पार्ट, जो कभी ब्रेकअप और ये सब स्टोरी नहीं है मेरे लाइफ में। हेलो एंड वेलकम टू इंस्पायर टॉक्स। आज के इस एपिसोड में जो गेस्ट हमारे साथ हैं उन्होंने काफ़ी कम उम्र में एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक बच्चा जो बुरी आदतों में फंस चुका था, किस तरीके से वहाँ से निकल के सिनेमाटोग्राफी की दुनिया में अपना नाम बनाया है। आज के हमारे गेस्ट हैं अभिषेक शेखर AKA दैट नोमैड बॉय, co-founder of The Undiscovered. So without wasting your time, let's start the podcast. तो अभिषेक भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। तो बीइंग ए सिनेमाटोग्राफर, फिल्म मेकर और डॉक्यूमेंट्री आप करते हैं काफ़ी सारे। ये थोड़ा सा सेट आपको दिख रहा होगा, हमारा काफ़ी सारा सेटअप देखते होंगे ऑफ कोर्स। कैसा है, कैसा लग रहा है सेटअप हमारा? बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। बहुत ही डिसेंट है, बहुत मिनिमल है, बहुत अट्रैक्टिव। 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? 8 देंगे एफर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ सेटअप से ज़्यादा एफर्ट मैटर। अभी काफ़ी कुछ मिसिंग लग रहा है, तो चलिए इनसे सर्टिफाइड मिल गया है, 8 नंबर हमें मिल चुका है। तो चलिए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पॉडकास्ट है हमारा, इसका एजेंडा बिल्कुल सिंपल है। मैंने ऑलरेडी आपको ऑफ कैमरा काफ़ी सारा डिस्कशन किया हम लोगों ने, वो अब हम लोग ऑन कैमरा करने वाले हैं। कि जैसे आपका जर्नी रहा है, आपने लाइफ में काफ़ी यंग एज चीज़ों को स्टार्ट करा, आपने बहुत कुछ बताया कि आपको बचपन में कुछ गलत चीज़ों की लत लगी थी, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, जो आज के टाइम में यंगस्टर्स को होता है वो इशू। उसके बाद आप आज जो स्टेज में काम कर रहे हो, जिस तरीके से हसल कर रहे हो, वो बिना सोए लगातार काम कर रहे हो, वो सारा कुछ इन डेप्थ तरीके से हम लोग आज के पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा आप अपने बारे में एक इंट्रो दीजिए कि आप एक आखिरकार हाउ एनीवन कैन डिफाइन अभिषेक शेखर। सिंपली मतलब अगर मेरे बारे में बात करें तो सिंपल सा एक लड़का हूँ, बिहार से, मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। एक जर्नी है मेरी छोटी सी, उसमें शुरुआत मैंने जब 10th-12th पास आउट किया, उसके बाद लाइफ का एक फेज़ था जब सारे लोग डिसाइड कर रहे थे, मेरे सारे ग्रुप के लोग, फ्रेंड्स, की भाई क्या करना है क्या करना है। मेरे दिमाग में 9th में जब था तभी से मेरे दिमाग में ये था कि मुझे फ़ोटोग्राफी करनी है, मुझे अच्छा लगता था काम करना। वो शुरुआत कैसे हुआ, मतलब फोटोग्राफी का? जब छोटा था तो पापा एक डिजिटल कैमरा लेके आए थे कैनन का घर में। तो जो डिजिटल कैमरा मैं लेके दिन भर स्कूल छोड़ के भी कभी नहीं जाता। स्कूल मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता था, मैं अवॉइड करता था स्कूल बहुत उसके लिए गालियाँ पड़ी है। बट मेरे को लगता था ना कि यार ये मुझे नहीं सीखना है, ठीक है, जो मैं वहाँ सीख रहा था। ऐसे हालांकि जाना चाहिए लोगों को, बट मेरा अपना अलग पर्सपेक्टिव था उस टाइम पे। बट तो जब कैमरा आया तो मैं दिन भर किसी पत्ते की फ़ोटो ले रहा हूँ, नॉर्मल किसी का फ़ोटो ले रहा हूँ, कहीं भी कुछ भी जो दिखा उसको अलग अलग एंगल से। कुछ पता नहीं था उस टाइम पे, कोई टर्म्स नहीं पता था, बट इंटरेस्टिंग लगता था कि कोई एक मोमेंट है जिसको कैप्चर करके स्टोर कर सकते हैं। तो वो एक धीरे धीरे वहाँ से क्लिक मिला। फिर मेरे बड़े भैया थे, वो मेरे से मतलब अच्छा करते थे, वो उनको देख के भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता था कि हाँ यार फ्रेम्स होते हैं, अच्छी फ़ोटो लेनी है। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर 9th में गया, 9th तक जाते जाते ये हो गया था कि यही करना है। उसके बाद 12th के बाद फिर 1-2 साल का ड्रॉप ले लिया, ग्रेजुएशन भी नहीं किया। फिर इधर उधर कुछ टाइम पुणे रहा, कुछ टाइम कोलकाता रहा, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ एक्सपेरिमेंट किया। इंडिया घूमने का शुरुआत वहीं से हो चुका था? हाँ, पहला लंबा जर्नी अगर बोलेंगे तो मेरा पुणे का था सबसे पहला। ट्रेन से 2 हाँ, दिन लगा होगा। बहुत मज़ेदार था। वहाँ पहुँचे, पुणे जाने के बाद फिर कुछ लोगों को असिस्ट किया, देखा। पहला असिस्ट मतलब सेट और काम का माहौल जो पहली बार देखा था तो वहीं देखा था। तो एक सिनेमाटोग्राफर को असिस्ट किया तो वहाँ पे समझ में आया कि ऐसे काम होता है।
तो फिर वहाँ रहा मैं 9 महीने, 9-10 महीने मैं वहाँ रहा। फिर उसके बाद वहाँ से फिर आ गया बिहार, क्योंकि पता नहीं क्यों यहाँ के जो लोगों के साथ जो बॉन्डिंग थी, अटैचमेंट था, वो मिस हो जाता था। वहाँ पे कितने भी लोग मिलते थे तो वो कनेक्शन नहीं नहीं बनता बनता था। है। तो यहाँ आया, फिर मैंने सोचा कि जो वहाँ हो रहा है उसको यहाँ कर सकते हैं। तो उस टाइम मैं मेरा फोकस रहता, मैं पटना में था, मतलब सारी फैमिली पटना में रहती थी, बट मेनली मेरा जो फोकस रहता था मेरे सिटी पे रहता था। बक्सर से हूँ मैं, तो बक्सर पे फोकस ज़्यादा रहता था मेरा। तो बक्सर में छोटे छोटे इनिशिएटिव्स करना, जो ऐसा लगता था कि कुछ नहीं हुआ है। तो एक बार मेरा एक भाई है, उसके साथ मैंने एक प्लान किया कि यहाँ एक इवेंट कराते हैं। तो इवेंट कराने का प्लान हुआ, तो मैंने क्या किया कि एक काम करो, बक्सर के जितने भी गुड लुकिंग लोग हैं उनको बोलो कि हम एक फ़ोटो वॉक करवाने वाले हैं, फ़ैशन फ़ोटो वॉक। तो उनको बुलाओ, हमारे साइड से कुछ लिमिटेड फ़ोटोग्राफर्स रहेंगे और हम लोग एक फ़ोटो वॉक करेंगे। उसमें हम सारे फैशंस जितने भी फ़ोटोग्राफी हैं उसमें सब एक्सपेरिमेंट करेंगे मेनली हम लोग। तो ये प्लान हमने एग्जीक्यूट किया, तो 17-16 लास्ट में हमने ये किया था। तो उसके बाद थोड़ा और क्लिक मिला, ठीक है। मेन जो इंटरेस्ट आना शुरू हुआ वो था कि एक शॉर्ट फिल्म उन्होंने बनाई। तो उस फिल्म में मेरे को उन्होंने ऐसे ही बोला कि तुम आओ, और तुम्हारे ही, वो मेरे गांव में शूट हुई थी। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम आओ यहाँ पे और यहाँ का अरेंजमेंट्स देखो कैसे कैसे क्या क्या होता है। हाँ, तो पहली बार किसी शॉर्ट फिल्म में मेरा जो नाम आया था प्रोडक्शन लाइनअप में, लाइन प्रोड्यूसर का, वो मेरा काम था। मैंने पूरा अरेंज करवाया था जो भी था वहाँ का शूट का, जो भी सीन था, होटल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहली जन तो वहाँ एक कल्चर देखा शूट का कि क्या यार बहुत अच्छा है, तो फैसिनेट करता था। फिर डीओपी जो थे उस फिल्म के, उनके साथ मैं 2 दिन रहा। मेरे को और किसी से इंटरेस्ट आता नहीं था, मैं उनके साथ बैठता था। उनके उस टाइम पे मैंने पहली बार उतना महंगा कैमरा देखा था। कैनन 1DX Mark II था। तो वो कैमरा देखा, उसका बॉडी का प्राइस अराउंड 4 या 5 लाख के आसपास आती है। तो वो देखा, वो फैसिनेट कर रहा। तो छोटी छोटी चीज़ें फैसिनेट करने लगी। फिर उन्होंने अपना कैमरा मुझे दिया, जो मेरे फ्रेंड थे जिनकी फ़िल्म थी, उन्होंने बोला अपना कैमरा दिया, बोला कि लो तुमको जो खींचना है खींचो, जैसे करना है बस तुम खींचते रहो, रुकना मत। तुम्हें 2000 फ़ोटो खींचने हैं, 3000 फ़ोटो खींचने हैं, 4000, जितना खींचना है तुम कैमरा रखो, खींचो। तो वो उसके बाद जब मेरे पास कैमरा आया तो मैंने स्टार्ट किया एक्सप्लोर करना चीज़ों को, पढ़ना शुरू किया कि अब बेसिक सबसे पहले जानना होता है कि कैमरा के फीचर्स क्या हैं, उसका पूरा का पूरा सेटिंग क्या है, आईएसओ क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, शटर क्या होता है, तो सारी वाइट बैलेंस क्या। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मेरे को रियलाइज़ हुआ हाँ सही है, इंटरेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है, पढ़ते जा रहा हूँ कहीं कहीं से इन्फॉर्मेशन निकाल के, ये सारी चीज़ें तो इस तरीके से काम स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ, फिर वही अब एक टाइम के बाद तो लगता है ना कि यार चलो ठीक है, सीख तो लिया, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। फ्री का काम बहुत किया, एक्सपोज़र का जो वो हमारे टाइम पे वो स्टार्ट हुआ था कि ये काम करो एक्सपोज़र मिलेगा, तो वो एक्सपोज़र वाला काम बहुत किया है। बहुत लोगों ने अच्छा खासा ये होप दिया कि एक्सपोज़र मिलेगा, हालांकि एक्सपोज़र ठीक है, अच्छी एक बात, एक लिमिट तक अच्छा एक लगता है, लिमिट तक उसके ठीक बाद है। फिर मेरे को रियलाइज़ है कि अब तो सीख गया यार, अब एक्सपोज़र नहीं चाहिए, अब चाहिए काम, अब पैसे चाहिए, क्योंकि 500 भी मिले लेकिन पैसे चाहिए। उस टाइम उतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, तो शुरू कर दिया उस चीज़ को काम करना। कहीं कहीं से किसी स्टार्टिंग में एक वेडिंग में काम किया तो वेडिंग में पैसे मिले, तो शुरुआत वेडिंग्स के, उसके बाद वेडिंग के बाद इवेंट्स में काम करने लगा, तो इवेंट्स में भी पैसे मिलते थे। इवेंट्स में हालांकि मेरे को, वेडिंग को अगर हम साइड कर दे तो इवेंट का मेरा सबसे पहला जो पेमेंट था वो था 500 रुपये। 6 घंटे काम किया था मैंने, तो 500 रुपये मिले थे, ठीक था, खुश था कि वेडिंग्स तो ठीक है, वो तो हो रहा है, उसमें एक अच्छे अमाउंट में उस टाइम पे मिलता था आपकी पैसा। कितनी कितनी एज थी आपकी? उस टाइम पे एज मेरा अराउंड होगा 17-18 के आसपास, 18 होगा। तो 18 के एज में मैंने मतलब ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे चीज़ें अपने आप होने लगी, और फिर एक जर्नी स्टार्ट हुई, करते करते लोग मिलते गए, एक्सप्लोर करना शुरू किया, सारी चीज़ों के बारे में पता चलने लगा। तो मुझे लगा बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, लर्निंग बहुत अच्छी हुई। बट हाँ, ये था, अब इसमें बहुत सारे जर्नी के पार्ट हैं, तो हम लोग आगे डिस्कस। अभी अभी आप क्या कर रहे हो? अभी राइट नाउ मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ मेनली, मतलब 2 कंपनीज़ हैं हमारी।
एक कंपनी है जिसमें मैं को फाउंडर हूँ, अनडिस्कवर्ड। उसमें हम डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं, एड फिल्म्स बनाते हैं, इवेंट्स करते हैं। दूसरी कंपनी है शटर शॉट फिल्म्स, जो कि उसमें हम सिर्फ और सिर्फ वेडिंग्स करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये 2 कंपनीज़ में हैं, दोनों में हम डायरेक्टर हैं। तो ये चल रहा है। बाकी मेनली अनडिस्कवर्ड में अगर देखें तो अनडिस्कवर्ड में मेरा जो पार्ट है वो है प्रोडक्शन एग्जीक्यूशंस का। तो जो भी डायरेक्शंस होते हैं वो मैं हैंडल करता हूँ कि क्या शूट करना है, कैसे शूट करना है, क्या ज़्यादा है, क्या कम है, अगर मैन पावर की ज़रूरत है तो कहाँ से हायरिंग करनी है, कहाँ से फ्रीलांसर्स लाने हैं, उसको कैसे ट्रेन करना है। तो मेनली ये पार्ट है मेरा अनडिस्कवर्ड में। आपने 2 चीज़ अपनी बता दिया, आपने स्टार्ट कैसे किया, इंट्रोडक्शन अपना दे दिया, और अभी आप क्या कर रहे हो। तो आप क्या करते हैं इस पॉडकास्ट में, पूरी चीज़ों को और इलाबोरेट करते हैं, एक्सपैंड करते हैं और जानने की ट्राई करते हैं कि आपने कैसे चीज़ों को किया। एक चीज़ आपने अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि आपने 12th के बाद ड्रॉप लिया 1-2 साल का, वो क्यों लिया? एक बंदा है जिसको करनी है फोटोग्राफी, ठीक है। अब एक हार्श रियलिटी जो हमारे कंट्री की है, मैं उस पर थोड़ा सा बात करूँगा कि अगर मैंने 12th पास आउट किया तो मुझे पढ़नी है फ़ोटोग्राफी, और मैंने सर्च किया गूगल पे कि फ़ोटोग्राफी के कितने कॉलेजेस हैं इंडिया में जो फ़ोटोग्राफी सिखाते हैं, स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ फ़ोटोग्राफी। तो उस टाइम पे मुझे रेफरेंस में 1 या 2 कॉलेज दिखे थे। सबसे पहले नंबर पे था सिम्बोसिस इंटरनेशनल स्कूल ऑफ फोटोग्राफी, और दूसरा एक दिल्ली की कोई दिल्ली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी। दोनों मेरे नाम इसमें आया। उसका दिल्ली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी का ऐसा था कि ठीक है, मतलब उतना वो नहीं था। सिम्बोसिस में मेरे को पढ़ना था, तो सिम्बोसिस का एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसको दिया। तो उसको देने के बाद फिर एक टाइम के बाद मार्क्स वगैरह सब कुछ आ गया, बट सिम्बोसिस का जो फ़ी था वो सच में एकदम मैसिव बोल सकते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो मैंने हिम्मत ही नहीं की पापा से बोलने की भी कि इतना पैसा लग रहा है इस कॉलेज में पढ़ने के लिए, ठीक है। उसका अराउंड उस टाइम फीस 16 या 70 लाख के अराउंड था आसपास, 16-17 लाख। तो फोटोग्राफी में अगर यही मैं बोलता कि मैं MBBS करना चाहता हूँ, मेडिकल करना चाहता हूँ, या तो फादर या कोई भी फैमिली भी दे देती कि हाँ चलो ठीक है, हाँ लोन लेके भी दे देती। बट फोटोग्राफी में वो अमाउंट बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे पूरे जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, जो हमारा मतलब मेरे फैमिली में मैं पहला इंसान हूँ जिसने इंजीनियरिंग और डॉक्टर और गवर्नमेंट जॉब के पार्ट ये चूज़ किया। तो उस टाइम मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि उनके सामने अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, जो मैंने चूज़ किया है, जिस चीज़ में मैं काम करना चाहता हूँ। तो वो बहुत बड़ा एक फेज़ था जब, तो ये डिसाइड करते करते 1 साल निकल गया कि क्या करूँ क्या ना करूँ, करते करते फिर बीच में प्लान किया कि बाहर जाऊँगा पढ़ने के लिए, इंडिया से बाहर जाके ही ग्रेजुएशन करूँगा। तो उसके लिए भी फिर कुछ टाइम तक प्रिपरेशन की, सारी चीज़ें की। फिर उसका भी वही सेम प्रॉब्लम थी कि पैसे बहुत, बाहर अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो आपके पास बैकअप में 50 लाख रुपए होने चाहिए, तब जाके आप पढ़ सकते हो वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इन सब चीज़ों के बाद फिर लास्ट में रियलाइज़ हुआ कि यार छोड़ो, हटाओ, ओपन स्कूल से BA कर लेता हूँ, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस से। हम लोग को तो कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो यही कर लेते हैं ना, BA कर लो, तो MA कर लो। मतलब कुछ नहीं, उस टाइम पे ये था ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो ये लगा कि यार टाइम वेस्ट करने से इग्नू में एडमिशन लिया, एडमिशन लेके भाई खत्म, चलो हो गया जो भी है। उसकी डिग्री अभी तक नहीं ली है मैंने, क्योंकि फिर बोला ठीक है हो गया कंप्लीट। हाँ, आज के टाइम में जरूरत नहीं पड़ता। और मुझे डिग्री से मतलब ही मतलब नहीं था, मुझे मतलब ही नहीं था। अगर डिग्री से मतलब होता तो शायद मैं भी कहीं जाके तो वो एडमिशन शायद आप घर वालों को बताने के लिए कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, वो मैं भी मेरे एडमिशन ले मन में लिया। ऐसे ही। मेरा एक फ्रेंड था, मैं बैठा हुआ था, तो मुझे अचानक से इग्नू वगैरह के बारे में हमारे 2-3 दिन पहले किसी डिस्कशन हुआ। तो मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों लोग बैठे थे। तो मैंने बोला भाई ग्रेजुएशन करेगा? तो बोलता है हाँ भाई कर लेंगे। उसने भी नहीं किया, वो भी वेट ही कर रहा था मेरे साथ कि क्या करेंगे, मेरे को भी नहीं समझ में आया। तो बोलता है हाँ भाई कर लेंगे। तो मैं बोला ठीक है भाई, इग्नू है एक, वहाँ ओपन स्कूल है, उसमें कर सकते हैं, और एडमिशन लो, घर पे पढ़ाई करो, एग्ज़ाम दो, बस बात ख़त्म। तो उसने भी एडमिशन ले लिया, मैंने भी एडमिशन ले लिया। 9,000 उसकी फ़ीस थी, 3-3 हज़ार वो घर से भी नहीं मांगा। उतना इधर उधर से जुगाड़ करके खुद दे दिया, कर दिया, हो गया, चलो अच्छा है। फिर उसके बाद एडमिशन ले लिया। अब वो चल रहा है, चलते चलते अपना लॉकडाउन बीच में आ गया, वो सब करते करते कब निकला पता ही नहीं चला।
क्योंकि लॉकडाउन में तो कुछ था ही नहीं, असाइनमेंट भेजो बस काम ख़त्म, एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड ही हो गया था, असाइनमेंट पे ही आपको नंबर मिल तो हो गया। इंटरेस्ट नहीं, बुक्स अभी भी रखे हुए हैं, कभी कभार मन करता है तो खोल के पढ़ लेता हूँ। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छे से इंटरेस्ट है, मज़ा आता है देखना जानना। खाना खाने बैठे तो उस टाइम पे भी मेरे को कुछ चाहिए कि क्या हो रहा है, मेरे को इंटरेस्ट है जानने में। मतलब ये चीज़ें थोड़ा सिस्टम और पावर अट्रैक्ट करता है, हर इंसान को करता है, तो वो उसका थोड़ा इसकी वजह से थोड़ा इंटरेस्ट है, बस यही है। तो आपने जैसे स्टार्टिंग बताया कि आपका जो जर्नी स्टार्ट हुआ फोटोग्राफी का, आपके पापा ने आपको एक डिजिटल कैमरा ला के दिया। उस टाइम पे कैसा था आपका फील, ऐसा कुछ याद आ रहा हो अगर तो? एक्साइटमेंट था कि कैमरा चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था ना कि मेरे और भी जो रिलेटिव्स थे उनके पास कैमरा था, वो रील वाला कैमरा जो आता था तो उनके पास था, तो मेरे को बहुत फैसिनेट करता था देख के। कोडैक वगैरह का रील हाँ, आता था वो हाँ, वाला? और मेरे फूफा जी जो अभी नहीं है इस दुनिया में, तो उनका एक स्टूडियो है बक्सर में, अभी भी है, अभी मेरा भाई चलाता है उसको। तो वो स्टूडियो में ऐसा था ना कि मैं बचपन से कैमरा और वो चीज़ें देखता था, तो मतलब शायद मतलब मेरे बचपन के सारे जर्नी के ना, सारे छोटे छोटे हर एज पे एक छोटा सा फंक्शन होता था तब भी वो आप किसी को भेज देते थे, उसके फोटोग्राफ्स हैं, ऐसे हैं। तो वो जो चीज़ था ना वो बहुत अट्रैक्ट करता था, तो मेरे को लगता था कि यार मेरे पास भी एक होना चाहिए। तो पापा 1 साल 2 साल पापा को बोलने के बाद पापा एक बार अचानक से बोले कि हाँ ठीक है, मेरी दीदी का बर्थडे था तो ला के बर्थडे पे दीदी के गिफ्ट कर दिए कि हाँ लो तुम लोग रखो। दीदी को मतलब है नहीं कैमरा, उनको कोई ठीक है यूज़ मैं ही कर रहा हूँ। अब मेरे को मज़ा आता था, कुछ भी हो तो भाई लेके चलो फोटो खींचो। हाँ, अब घर में जैसे किसी की शादी हो रही है तो फोटोग्राफर्स तो आए हैं, बट मैं अलग लगा हुआ हूँ, अपने हिसाब से फ़ोटो खींच रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, जहाँ मन वहाँ कुछ रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ। तो वो अब आज भी मेरे पास वो 4 GB का कार्ड रखा हुआ है जो उस कैमरा में मिला था। तो कैमरा तो रखा ही हुआ है, वो कार्ड भी रखा हुआ है, उसमें जो फोटोग्राफ्स थे, क्योंकि उस टाइम पे बैकअप का कोई सीन नहीं था कि कहाँ सेव, ना लैपटॉप ना कंप्यूटर, कुछ नहीं था, तो जैसे तैसे था। तो वो बहुत अच्छा एक फील था, बहुत मज़ा। बट हालांकि ये था कि उस टाइम पे कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं थी कि मेरे को यही करना है। वो अच्छा लगता था, वो एक नहीं होता है कि इंसान के पास एक नया खिलौना आया है, बच्चा है, बच्चे के पास नया खिलौना है, उस खिलौने से वो खेल रहा है, अब क्या खेल रहा है, क्यों खेल रहा है, उसको भी नहीं पता, बट उसको अच्छा लग रहा है। तो एक इकलौता वही सामान था जिसको मैंने खोला नहीं था, नहीं तो मेरे पास जो भी खिलौने आते थे खुल जाते थे। हाँ, रिमोट कंट्रोल का कार आया मेरे हर यहाँ, चीज़। बस मुझे next day बचपन खुल गया। में वो गन बहुत पसंद आती थी, वो जो प्लास्टिक वाला वो माउजर वाला गन आता था, तो मैं कभी भी जाऊँ ना, उसमें किसी येलो भी, कलर का वो हाँ, लगता किसी भी मेले में जाऊँ, कुछ भी जाऊँ, मेरे को वो गन चाहिए। और आते के दूसरे दिन वो टूट जाती थी, आता था उसको पता नहीं क्या करता था, खोल काल के रख देता था। काम कैसे करता और है भाई, एक बार खोल के खुल जाता था देख तो फिर सोचता था इसको ठीक कैसे करूँ, इसके अंदर कैसे काम करता है, खोल के देख लेते हो, बच्चा वाला दिमाग। तो वो वैसे चलता था, तो ये था। बट कैमरा अभी तक रखा हुआ है, ठीक है, अभी भी काम करता है। आपने बताया कि पहला जो आपको अमाउंट जो आप अर्न किए थे वो 500 रुपीज़ था। उसके बाद आपका जर्नी किस तरीके से रहा पैसे को लेकर? ऑफकोर्स मॉनेटरी बेनिफिट में आकर किस तरीके से आपने काम किया और वो किया, और हाउ यू एंटर्ड इन अनडिस्कवर्ड, वो शुरुआत कैसे हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत के टाइम पे जब 500 रुपये की सैलरी मुझे अभी भी इसलिए याद है क्योंकि कुछ कुछ पेमेंट्स ऐसे हैं ना जो लाइफ में कभी इंसान नहीं भूलता है। तो वो पहला 500 रुपये याद है, क्योंकि 6 घंटे काम किया था। मेरे पास कैनन 1200D कैमरा था, तो उसमें मेरे को ये एक 2 लेंसेज थे मेरे पास। एक तो वो टेलीफोटो लेंस था 55-250 और एक 18-55 था। तो ये दोनों लेंसेज थे। तो एक मेरा फ्रेंड है, उसका मतलब फ्रेंड क्या, मतलब ऐसे ही कैजुअल कहीं से मिल गए उन्होंने, तो उसका इवेंट कंपनी था। तो उसने बोला कि एक बार आओ, जो बॉस है उनसे मिलो, अगर उनको अच्छा लगेगा तुम्हारा काम तो तुमको हम हमेशा काम देंगे। तो हम बोले ठीक है। तो मेरे घर से थोड़ा सा पास में ही था उनका ऑफिस, तो मैं पहुँच गया वहाँ पे। तो उन लोगों से बातचीत हुई, तो वो बोले हाँ ठीक है, अच्छा कर रहे हो तुम, बढ़िया है तुम्हारे पास। और ये था कि एक्सपीरियंस था मेरे पास, बाहर मैंने लोगों को असिस्ट किया है, पुणे में भी अच्छा खासा लोगों के साथ काम किया था, असिस्ट ठीक किया था, बट हाँ ठीक था, एक्सपीरियंस था। तो जो विज़न था यहाँ से अलग था, यहाँ के थॉट माइंडसेट से एकदम अलग था। तो उनसे बात की तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है करो, बट हम बहुत ज़्यादा तुमको पेमेंट नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने एक इवेंट में मेरे को भेजा, उसमें मैं गया, शूट किया। कोई सीमेंट कंपनी का कोई तो इवेंट था, ऐसे फैमिली वाला जो होता है गैदरिंग, वो सारे लोग, तो वो इवेंट था, 6 घंटे इवेंट था, मैंने शूट किया पूरा एनर्जी के साथ,
मतलब फ़ोटो के लिए गया था, वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, लोगों का अलग अलग फ़ोटोज़ ले रहा हूँ। मतलब मेरे को लगता है कि मैं 32 GB का कार्ड लेके गया था, 32 GB का कार्ड पूरा फुल हो गया मेरे पास। तो फिर मेरे पास एक और कार्ड था, वही 4 GB वाला कार्ड जो मैंने बताया, वो अभी तक था, तो उसको यूज़ किया और उसके बाद करके मैंने डेटा वगैरह ला के उनको दे दिया। तो उन्होंने बोला हाँ अच्छा है, ठीक है, बढ़िया काम किए हो, ये लो पैसे। तो 500 रुपये मिले, तो एक अलग फील आया कि अरे यार बहुत अपने अच्छा, मेहनत से कमाए बहुत 500 अच्छा, रुपीज़। बहुत अच्छा। उसमें एक अलग फील था, क्योंकि ये जो सेक्टर था ना, ये पैसे मेरे को उससे पहले इवेंट वेडिंग्स में मिल जाते थे। वेडिंग्स में मैंने मतलब शुरुआत वेडिंग स्टार्ट किया था, तो वेडिंग में मैं हालांकि 12,000 13,000 से वेडिंग शुरू किया था जब काम करना, तो उस टाइम पे मिलता था पैसा, तो वो था। बट ये वाला जो था वो अलग था, क्योंकि मेरे को लगता था कि इसमें तो भाई जो हो रहा है, बट वेडिंग के अपार्ट मेरे को अपना एक जर्नी अलग लेके जाना है। ये बस मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, और जाहिर सी बात है कि आदमी का लाइफस्टाइल चलना चाहिए। एक भैया हैं, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि एक कंपनी है, जापान की कंपनी है, वेदांती ज्वेलर्स करके थी। तो उसमें एक भैया थे यहाँ के, बिहार के ही, तो वो उसमें काम करते थे, उसमें अच्छे पोस्ट पे थे। तो वो कंपनी यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग के ऊपर कुछ काम करने वाली थी। तो उन्होंने कॉल किया कि ऐसा है कि ये शूट है, इसको तुमको करना है, देख लो कैसे कैसे करोगे, और पैसा वैसा तुम देख लेना। तो मेरे को उन्होंने बोला कि ठीक है। फ़ोन आया, फ़ोन जैसे ही आया तो मैंने बात किया, तो पैसे पूछे उन्होंने कि इतना करोगे तो क्या लोगे। तो मैंने बोला कि अब मैं डर डर के मैं सोच रहा हूँ 8,000 बोलूँ, 10,000 बोलूँ, 5,000 बोलूँ, कहीं ज़्यादा बोलूँगा तो मना ना कर मना दे, ना कर दे, करना चलान तो दे, है ही, करना करना तो है ही। तो फिर मैंने डर डर के बोला 10,000 में हो जाएगा। तो 10,000 में जब बोला उन्होंने, तो उन्होंने पहले थोड़ा सा स्माइल किया, बोले हाँ हाँ ठीक है कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद वो आए, अपने साथ लेके गए, फिर शूट किया मैंने पूरा एनर्जी के साथ। उस टाइम पे कैमरा में हमारे पास एक 60D था और एक 700D कैनन का, स्टार्टिंग कैनन से ही बहुत बहुत सारा काम कैनन से किया। तो वो शूट करने के लिए मधुबनी गए, मधुबनी में शूट किया सारा चीज़। तो वो शूट करने के बाद जब सारा काम हो गया, उनको रॉ डेटा ट्रांसफ़र कर दिया हमने, तो उन्होंने मेरे को पेमेंट दिया 25,000। मतलब वो जो एक्सपेक्टेशन और जो खुशी थी ना, मतलब मैं, ऐसा लग रहा था दुनिया का सबसे अमीर आदमी मैं बन गया हूँ अब। मतलब 10,000 मेरे लिए बहुत था, क्योंकि 10,000 जब मैंने कोट किया था तो मैं सोचा था क्या ही होगा, जो मेरे साथ दूसरा बंदा है उसको 2 या 3,000 या 4,000 देंगे, एक या 50-50 कर लेंगे, जो भी अमाउंट होगा एक्स अमाउंट सेट करेंगे और बाकी मेरे पास आ जाएगी। उस टाइम के लिए 5,000 6,000 बहुत था। 25,000 यार, इतने पैसे करूँगा क्या मैं? सबसे बड़ा टेंशन ये हो रहा था मेरे को कि खर्च कहाँ खर्च करूँगा, खर्च कैसे करूँ? ये तो प्लानिंग में नहीं था मेरे। ठीक है, खर्च कैसे करूँ? हाँ, तो वो एकदम अचानक से वो हुआ। तो फिर वो पैसे आए, तो फिर मैंने बोला कि अच्छा ठीक है। तो उस पैसे ने मैंने अपने लाइफ की सबसे पहली फ़्लाइट टिकट बुक की थी, उससे ट्रैवल किया, तो एक धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस था। फिर ऐसे करते करते फिर कुछ टाइम फिर शिफ्ट हुआ इसकी तरफ, वेडिंग्स की तरफ, वेडिंग करते रहा। वेडिंग के बाद फिर पुणे से शिफ्ट हुआ कोलकाता। 1 साल कोलकाता रहा मैं। कोलकाता में मतलब कुछ नहीं किया। वो जो टाइम था, उस टाइम मेरे लिए मतलब सबसे डिफरेंट फेज़ था, सबसे क्रूशियल फेज़ कह सकते हैं। बहुत डाउन देखा लाइफ का कि हाँ कैसे होता है। बट कोलकाता हाँ, में आप क्या वेडिंग के लिए गए थे? अब वेडिंग नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, बस ये कोलकाता था में आप कर कि क्या रहे थे? उस टाइम बस ये था कि जितनी भी चीज़ें अब तक की है ना, वो नहीं करना है। अब यहाँ से जब निकलूँगा ना तो कुछ नया करूँगा, अब हो गया। तो वो लर्निंग फेज़ था। उस टाइम पे सिर्फ सुबह से शाम का रूटीन ये होता था कि बैठ के सोचता था कि क्या कमियां हैं मेरे अंदर, क्या फ्लॉज है, क्यों मैं नहीं जा पा रहा हूँ डायरेक्शन में, और कुछ एक आध बुरी आदतें थी, तो उसका भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था लाइफ पे। ऐसा लग रहा था कि अब ब्लैंक हो गया हूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है। तो वहाँ टाइम दिया, 1 साल तक खुद को बहुत अच्छे से हैंडल किया। मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने बहुत अच्छा हेल्प किया, सपोर्ट किया मुझे इस चीज़ में। मेरी बहन ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। मतलब मेरे जर्नी में अगर मैं बचपन से लेकर अभी तक की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा किसी ने सपोर्ट किया तो मेरी बहन ने सपोर्ट किया है। मतलब वो हर चीज़ के लिए है कि तुम करो,
और अगर मैं कुछ गलत कर रहा होता हूँ तो वो बोलती है कि ये मत करो, तुम आओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम मेरे साथ कुछ करो, तुमको जो सपोर्ट चाहिए, जो हेल्प चाहिए, वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो वो एक लाइफ का सबसे मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा है कि बहन बहुत सपोर्टिव रही है मेरी, दीदी जो है। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया, बुक्स सजेस्ट करती थी कि ये पढ़ो, ये तुमको इससे समझ में आएगा कि तुम्हें कैसे अपने आप को ठीक करना है। तो एक रिहैब बोल सकते हैं मेरे लिए वो लाइफ का था। वो एक साल वो एक साल वहाँ से मैं निकला, फिर मैं बिहार आया। ये डिसाइड कर लिया था ना कि अब मेहनत करना है, अब जो पुराना जो एक्सपीरियंस रहा है, जो सीखा है, जो गेन किया है, वो अब उसको पीछे छोड़ो, अब नई लाइफ स्टार्ट करनी है और नए सिरे से स्टार्ट करना है। तो फिर यहाँ आके 6 महीने 8 महीने के अराउंड मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर काम किया, अरेंज किया, कहीं से भी मेहनत करता था, भर पेट मेहनत करता था। ठीक है, तो मेहनत ऐसा था कि भाई अगर रात भर काम किया, सुबह उठा और अगले दिन 9 बजे का रिपोर्ट टाइम है, कॉल टाइम है, तो 9 बजे पहुंच जाता था, 2 घंटे सोता था। वो पूरा एकदम मतलब एक फ्रेश स्टार्ट था मेरे लाइफ का। उसके बाद फिर मैं एक अच्छे ट्रैक पे आने लगा था, क्योंकि उससे पहले मेरे लाइफ में जितने लोग रहे, मुझे उस टाइम पे एक ऐसे इंसान की तलाश थी। मैं चाह रहा था कि मुझे कुछ ऐसे लोग मिले, ऐसी टीम मिले जिनके साथ मैं 200% प्रोडक्टिविटी पे काम कर सकूँ। मतलब दिन भर काम करना तो दिन भर काम कर सकूँ, मुझे सीखना है, अब काम करना है। जब मैं पुणे था तभी मैंने आशीष भैया को फॉलो किया था, उनके वीडियोस वगैरह पे अनडिस्कवर्ड देखा था। तो ये सब चीज़ मेरे को इंटरेस्टिंग लगता था। बक्सर में भी मैं अपने एंड से जो भी होता था वहाँ की छोटी छोटी चीज़ों को कवर करता था। तो एक बार मैंने ना बक्सर में एक वीडियो बनाया इसके ऊपर, बक्सर का स्पेसिफिक। उस टाइम आशीष भैया ने पटना के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो इंस्पायर्ड होके कि मैंने बक्सर के ऊपर बनाया। तो बक्सर का जो वीडियो है तो उसमें उनका कमेंट आया, तो लगा यार अच्छा, मतलब अच्छा काम किया है मैंने। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद फिर मैं दूसरे काम में लग गया। फिर अचानक एक दिन कॉल आया आशीष भैया का कि अभिषेक, आशीष बोल रहा हूँ। तो हम बोले कौन आशीष? तो आशीष कौशिक। अच्छा हाँ बोलिए भैया। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है भाई कि मेरे को ना कुछ बक्सर का डेटा चाहिए, बिहार दिवस के ऊपर वीडियो बना रहे हैं हम लोग, तो तुमसे कुछ डेटा चाहिए। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं बोलूँगा हाँ भैया पैसे लगेंगे, ये लगेंगे, वो लगेंगे। मैंने बोला आप भैया ये एड्रेस है, आप आ जाओ, मेरा हार्ड डिस्क लेके चले जाओ, उसमें जितना है आप कॉपी कर लो। भाई मेरे लिए था कि हाँ यार एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि बहुत यूनिक था। अनडिस्कवर्ड जिस तरीके से शुरू हुआ है, वो यूथ के लिए मैं आज भी बोलता हूँ कि वो बहुत एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा है, पॉजिटिव एक इनिशिएटिव रहा है। अगर लोग उससे जुड़ते हैं, काम किए हैं जिस तरीके से, क्योंकि एक बिना किसी वो बोलते हैं ना लालच के शुरू होने वाली चीज़ थी कि भाई इससे कुछ देना है लोगों को, पैशन से शुरू हुआ है, पैशन से शुरू हुआ है। तो उस तरीके से वहाँ से मैं उनका आया। फिर मैंने बोला उनको कि एक मेरे पास आइडिया है। तो उन्होंने बोला क्या है? मैंने बोला मेरे तरफ ना, होली का टाइम था, मैंने बोला मेरे तरफ ना फगुआ बहुत अच्छा होता है, आप चाहें तो उसको कवर, हाँ आप उसको कवर कर सकते हैं। तो बोले ठीक है करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है कोई नहीं। तो उन्होंने बोला कि चलने का सीन है, कैसे चलेंगे? मैं बक्सर कोई दिक्कत नहीं, आप बक्सर चलो, सारा अरेंजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हम लोग निकले बक्सर के लिए। बक्सर गए, सब कुछ प्लान कर रखा था, एक गांव में गए, वहाँ पे प्रॉपर खाना वाना, वो लोग भी एक्साइटेड थे कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, डॉक्यूमेंट होने वाला है पूरा प्रोसेस वगैरह। तो उसमें एक पार्ट था, उसमें मैंने शूट नहीं किया था, बट पूरा अरेंजमेंट सब कुछ मैंने कराया। फिर उसके बाद फिर हम आए, फिर आशीष भैया चले गए भागलपुर शूट करने के लिए। फिर हमारा कनेक्शन ड्रॉप हो गया कि हाँ ठीक है चलो एक। ये किस ईयर की बात है? ये 21 की बात है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वो चले गए, फिर अंकल का उस टाइम पे, वो कोविड के टाइम पे, तो फिर हमारा गैप अच्छा खासा, मतलब 4-5 महीने कोई बात नहीं हुई। फिर मैंने एक उस पीरियड में मैं फ्री था, मैं बक्सर में था, तो मैंने एक राम रेखा घाट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री शूट किया, पूरा डेटा खुद से निकाला। तो जब वो रेडी हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैंने उनको बोला कि हमारी बात हुई, तो मैंने बोला मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्री रेडी पड़ी है, आप एक बार देखिए, अगर आपको ठीक लगता है तो ये। मैंने ये नहीं बोला कि इसको कुछ करना है, मैंने बोला ये देखिए अगर इसमें कुछ चेंजेस है तो। और मुझे ये भी नहीं पता मैं क्यों बना रहा हूँ, ये कोई दिमाग में कुछ नहीं था कि कहाँ पोस्ट होगा, क्या होगा, कुछ नहीं, बस बना रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है एक बार दिखाओ। फिर लेके गए, तो वो देखे, तो देखते के साथ बोले इसको यूट्यूब पे पोस्ट कर दो। तो भाई अच्छा, मतलब अच्छा फील हुआ कि अरे यार ठीक है यार, अनडिस्कवर्ड में पोस्ट हो रहा है, बहुत बड़ी बात है।
तो उसको कंप्लीट किया हम लोगों ने, उसका फाइनल वो हुआ था। तो स्टार्टिंग के टाइम पे जब मैं उनसे कनेक्ट हुआ था तो हमारा एक अंडरस्टैंडिंग ऐसा था कि हम लोग बाइक पे जा रहे थे, तो हम बोले आशीष भी ऐसे कि ऐसा है कि हमको काम करना है जुड़ के, मतलब हम चाहते हैं कि हम अपना एफर्ट, अपना ब्रेन जो है, क्रिएटिविटी का 1% 2% जो मेरे पास है वो हम आप उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो वो बोले कि देखो ऐसा है कि वो तो ठीक है बट हम तुमको पे नहीं कर सकते हैं, अभी हम लोग उस उतना कैपेबल नहीं है कि हमारे पास फंडिंग है या पैसे हैं। तो मैं बोला उसका कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास पैसे आते हैं, मैं वेडिंग करता हूँ, उससे मैं कमा रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे काम करना है, मुझे उसके लिए वो एक्साइटमेंट ज़्यादा है उस चीज़ का। तो वो बोले कि ठीक है चलो फिर, तो करना चाहते हो तो करो। तो फिर उसके बाद मेरा ऐसा था कि हाँ, दिन भर जो हुआ जहाँ हुआ कुछ भी करके डेली एक बार बैठ के हम लोग को कुछ ना कुछ तो करना हो, चाहे एडिटिंग करे चाहे कुछ शूट करे, जो करे डेली का ये रूटीन था कि डेली कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी करना है। करते करते धीरे 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 कुछ कुछ काम आने लगा कमर्शियल्स। तो आशीष भैया बोले कि यार आ रहा है कैसे होगा, तो हम उनको बोले ठीक है ऐसा है कि मैन पावर का इशू नहीं है, हमारे पास टीम है, लड़के हैं काम करने वाले, आप काम ओके करो फिर हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं, मेरा जो एक्सपर्टीज़ रहा है कि मैं फ़ोटोग्राफर्स सिनेमाटोग्राफर्स के साथ मेरा टर्म्स अच्छा रहता है, मैं बॉन्डिंग अच्छी बना के रखता हूँ। तो उनके साथ ये था कि चलो ठीक है भाई, अब काम आया तो काम किया, काम करने के बाद थोड़ा हम किए, फिर कुछ टीम के ऐसे कोर मेंबर्स भी बन गए। अब वेडिंग में क्या होता है कि वेडिंग में बहुत सारे फोटोग्राफर्स से हम मिलते हैं, अलग 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 लोगों से, तो जो अच्छा लगता है उसको हम वहाँ से शिफ्ट करते हैं इधर कि भाई तुम आ सकते हो, तुम्हारे पास पोटेंशियल है। उस जर्नी में हमारे पास एक बंदा आया आदित्य के नाम से, वो अभी तक है, वेडिंग्स में ही वो आया था, अब वो पूरा पूरा अनडिस्कवर्ड में भी काम करता है और उसमें भी काम करता है। तो इस तरीके से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर 2-3 साल करते 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 स्टार्टिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आने लगे, फिर मैंने बोला हाँ जितने मैन पावर है। अब ऐसा होता है कि एक टाइम पे 3-3 जगहों पे 3-3 लोकेशंस पे काम चल रहा है। अब जब हम यहाँ काम कर रहे थे नालंदा में काम कर रहे थे तो हमारा काम रोहतास में भी चल रहा था, कंटेंट राइटिंग का अलग काम चल रहा है, कॉफ़ी टेबल बुक का डिज़ाइनिंग अलग चल रहा है। तो अब बहुत सारे एस्पेक्ट है, टीम बहुत बड़ी हो चुकी है, काम कितना भी आता है तो हम लोग निपटा देते हैं, उतना है। तो इस तरीके से पूरा फुल टाइम में भी कितने लोग हैं? फुल टाइम में 6-7 लोग जो हैं इन हाउस पूरा है, जिसमें से एक हम, आशीष भैया, अविनाश भैया, राहुल है, आदि है और रजत भैया जो एनी टाइम है, वही वो उनका कंट्रीब्यूशन मुझे को लगता है कि सबसे स्पेशल रहा है अनडिस्कवर्ड में। क्योंकि जो आवाज़ और जो जिस टाइम पे वो शुरू हुआ था कि वॉइस ओवर के साथ वीडियो को रिप्रेजेंट करना, विजुअल्स को रिप्रेजेंट करना, वो उस टाइम पे लोगों के दिमाग में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक किया था। तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट एक सिंगल इंसान को जाता है, रजत भैया को। उनका डेडिकेशन है, मतलब आप उनको बोलोगे कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरा उनका बॉन्डिंग ऐसा रहता है कि रजत भैया ऐसा है, ये है और इसमें मेरे को इस तरीके का स्ट्रक्चर चाहिए, आप देख लो क्या करना है। तो ठीक है, मेरा काम करने का तरीका एक्चुअली यही है। मैं किसी के साथ भी काम करता हूँ, जो डीओपी अगर मेरे किसी प्रोजेक्ट में है तो आदि के साथ, जो आदि है उसके साथ मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि भाई मेरा विजन ये है, मैं ये देख रहा हूँ फाइनल आउटपुट, अब इसको कैसे निकालना है तू बता मेरे को, तू अपनी एक्सपर्टीज़ बता, कंटेंट वाले अपनी एक्सपर्टीज़ बताएंगे, फिर हम उसमें बाद में ट्रीम करेंगे कि क्या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से, क्योंकि क्रिएटिविटी, अगर कोई आर्टिस्ट है उस आर्टिस्ट को जब तक फ्री नहीं छोड़ेंगे हम ना, वो काम नहीं कर पाएगा। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं उसको, अगर मुझे कहीं कमर्शियल ऐसे जगह पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे बहुत सारे भर भर के फुटेजेस चाहिए, डेटा चाहिए, तो मैं बोल देता हूँ कि मुझे इस टाइम पे इस जगह पे मुझे 300 फोटोग्राफ्स या फुटेज चाहिए तुमसे। तो उसको पता है कि मेरे को इतना निकाल के देना है। बट जब मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि भाई तू एक शॉट निकाल, बट वो एक बेस्ट होना चाहिए। तुझे अगर 1 घंटे लेने हैं, 2 घंटे लेने हैं, तो एक शॉट पे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना लेना है लो, बेस्ट निकल के आना चाहिए, तभी जाके पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। पेशेंस के बिना आप डॉक्यूमेंट्री नहीं बना सकते हो। रिसेंट हम एक सिन्होरा शूट कर रहे थे, तो सिन्होरा में ये स्टोरी थी कि उसमें हम लोगों ने एक 30 सेकंड या 40 सेकंड के पार्ट को 8 घंटे में शूट किया, और वो इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उसके बिना मैं अपने डॉक्यूमेंट्री को कंप्लीट देख ही नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि ये चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा।
तो इस तरीके से हमारे टीम में जितने लोग हैं काम करते हैं, सबका फुल कंट्रीब्यूशन है, सब लोग लगे रहते हैं कि कुछ ना कुछ हो। जिसको जो नहीं आता है, मैं अब मेरा फील्ड है, मैं डायरेक्शन में अच्छा काम करता हूँ, सिनेमाटोग्राफी में अच्छा काम करता हूँ, बट मेरे को ज़रूरत पड़ता है तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करता हूँ। हाँ, सब जो बन पड़े सब करो। मतलब मुझे लगता है कि अपने आप को किसी भी तरीके से बाउंड मत करो कि मैं यही करूँगा, एक्सपेरिमेंट कर लो। अब मेरे से क्या है ना कि मेरा लोग कहते हैं कि तुम किसी से क्यों ये पूछते हो कि तुम ये काम कैसे करते हो, तो मैं बोलता देखो, अगर मुझे सीखना नहीं है वो काम, मुझे जानना है कि वो काम होता कैसे है। एक बार मुझे समझ में आ जाएगा ना कि ये काम हो कैसे रहा है, तो मैं तुम्हें समझा पाऊँगा कि मुझे क्या चाहिए। अदरवाइज़ मैं समझा नहीं पाऊँगा। करना तुम ही को है, ये नहीं है कि मैं तुमसे सीख के मैं खुद करने लगूँगा। तो अभी तक इस डिस्कशन में आपने एक चीज़ बताया मुझे कि कोलकाता में आप 1 साल रहे और आई थिंक वो फेज़ आपका रिहैब वाला फेज़ होगा। ऑफ कोर्स अभी जो आपने बातें करी यूडी के बारे में, कैसे जर्नी हुआ, अभी क्या कर रहे हो, उसके बारे में हम दोबारा आएंगे। लेकिन वो मेरे दिमाग में पिन कर रहा था कि वो सवाल मैं आपसे करूँ ऑफ कोर्स, कि जो आपने बोले कि बुरी आदतें लग चुकी थी, वो बुरी आदतें क्या थी, अगर आप कंफर्टेबल है कैमरा के सामने बोलने में तो? बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि सबको जानना चाहिए, क्योंकि अभी भी उस चीज़ से बहुत सारे लोग इफ़ेक्टेड है। तो उस टाइम पे ऐसा था कि मतलब जर्नी, मतलब लाइफ के एक ऐसे फेज़ में एंटर कर रहे थे जहाँ बहुत सारी चीज़ें थी। तो इंसान चूज़ नहीं कर पाता कि क्या सही है क्या गलत, जो अच्छा लगता है वो करता है। प्लस वो उम्र भी काफ़ी वॉलेटाइल था। हाँ, उतना जजमेंट नहीं है, वो हाँ। समझ नहीं है, जो अच्छी चीज़ें लगती हैं वो कर लो। तो मेरे को किसी ने ऑफ़र किया यार कि ये ट्राई करो, वीट था। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पीते मतलब होता है ना कि वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होने लगता है इंसान के लाइफ में, होते होते हाँ ठीक है हो रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आया कि अब दिमाग काम करना बंद कर चुका था, क्योंकि मेरे साथ क्या है कि मैं खुद से सेल्फ थॉट में बहुत ज़्यादा रहता हूँ, सोचते रहता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है। जब खाली बैठूंगा तो अच्छा, जो मैंने किया, मैंने ये बैग उठा के रखा, ये अच्छा ऐसे नहीं रखना चाहिए था क्या। तो ये थॉट्स थोड़ा सा चलते रहता है मेरे दिमाग में। तो अब ये मेरे साथ क्या हुआ ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे पे हावी होने लगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा नहीं है, और इधर से जो एडिक्शन था वो मेरे को बोल रहा है कि करो। फिर एक टाइम पे ऐसा हो गया कि ब्लैंक हो गया मैं, मेरा दिमाग एकदम काम करना बंद कर दिया कि भाई अब नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। तो उस टाइम, उस फेज़ में मैंने मतलब बहुत कुछ लोगों ने हेल्प किया मेरे लाइफ में, जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स थे उन्होंने हेल्प किया, गाइड किया कि नहीं तुम निकल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत वो ऐसा हो गया था। मतलब बहुत समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या कर रहा हूँ, क्या लाइफ में कहाँ जा रहा हूँ, किस फेज़ में जा रहा हूँ। तो वो जर्नी मतलब उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो उस टाइम पे ऐसा था कि कोई अगर मेरे से पूछता था कि ये क्यों कर रहे हो, तो मेरे पास 50 रीज़न थे कि अरे ये है, इससे क्रिएटिविटी आती है, वो होता है, वो ठीक है, कहने के लिए है। कहीं ना वो कहीं तो वो होता है ना, आपके, कंज्यूम करने वाले लोग वो बहाना बना के वो रखते हैं कि कहीं ये ना करना कहीं, है। हाँ, आप जो काम कर रहे हो ना उसके लिए आपके पास 50 एक्सप्लेनेशन है। अभी जो मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर मेरे से कोई बोल दे कि इसके ऊपर तुम बोलो, मैं आधे घंटे बोल सकता हूँ कि ये क्यों नहीं करना है। मैं एक इंसान जो वो कंज्यूम करता है उसकी पूरी पर्सनालिटी को बता सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर कहाँ प्रॉब्लम। क्योंकि आपने वो खुद एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। तो वो मेरे को लगता है ना कि अभी भी जो लोग कर रहे हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल फेज़ में, और उन्हें बहुत फैसिनेट कर रहा है, तो बिलीव मी, अगर उसके साथ चलोगे तो फिर बहुत लंबा नहीं चल पाओगे, उसको छोड़ना पड़ेगा। एक ही रास्ता है, दूसरा कोई है ही नहीं। कितना भी कोई बोल दे कि नहीं मैं इसके साथ कर लूँगा, ये कर लूँगा, नहीं है। आप स्लो हो जाओगे, वो आपको, आपके दिमाग में बहुत चीज़ें चलेंगी। आप सोए सोए सोचोगे कि आप बड़ा इमारत, बिल्डिंग सब बना दिए, बट आपके अंदर वो चीज़, वो एडिक्शन आपको उठने नहीं देगा बिस्तर से, आपको इतना लेज़ी बना देगा, काम नहीं कर पाओगे आप। तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है। तो मैं तो यही जानता हूँ कि नहीं भाई, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरा सिंपली अभी के लिए लोगों के लिए यही सजेशन है जो कर रहे हैं, कि अगर तुम्हें ये करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने लाइफ में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो इसको छोड़ना ही एकमात्र इलाज उपाय है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मतलब ये चीज़ पुणे में शुरू हुआ था जो आप? पुणे, हाँ, पुणे में ही शुरू हुआ था। पुणे का एक ऐसा है ना कि पुणे को लोग बोलते हैं ना कि पुणे जो जाता है वहाँ जाने के बाद सबसे पहले वो कुछ सीखे ना सीखे गांजा पीना जरूर सीख जाता है। वो उस शहर का पता नहीं क्या हवा है कि क्या है, पता नहीं है। जो भी, मतलब हमारे साथ ऐसा होता था कि हम लोग
कब कहाँ क्या टाइमिंग कुछ नहीं पता है, सुबह कब है रात कब है। मतलब अगर सुबह उठ के सनराइज़ देखना है ना तो सनराइज़ देखने के लिए रात भर सोएंगे ही नहीं, सुबह सनराइज़ देख लेंगे तब सोने जाएंगे। फिर दोपहर के 3 बजे उठ रहे हैं, उस टाइम पे कुछ कुछ कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें, मतलब जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें सब कंज्यूम कर रहे हैं काम के अलावा। जिस तरीके से हम रहते थे, जिस लाइफस्टाइल में, तो बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत चीज़ें कर सकते थे, बट वो नहीं किया, उसको यूटिलाइज़ नहीं किया। अब रियलाइज़ होता है कि यार वहाँ पे अगर करते अगर इस तरीके से, और रीज़न यह था ना कि गाइडेंस भी नहीं था ना, कोई सिखाने वाला नहीं था, जो थे वो उसी कैटेगरी में थे। वही बोलेंगे भाई अकेले कुछ नहीं होगा। मैंने मतलब तकरीबन 1.5 महीने सिर्फ और सिर्फ फ्राइड राइस पे ये किया है। मतलब डेली का यही है कि सबसे इजी चीज़ है, चावल बनाओ, उसको अंडे में डालो, फ्राई करो, खा लो। डेली का यही रूटीन था, और दिन भर में एक बार खाते थे। रात का खाना तो पता ही नहीं चलता था, दोपहर 4 बजे खाते थे, 4 बजे खाने के बाद फिर रात को अलग ही खाना चल रहा है। रात को चल रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं पता चलता। वो बहुत अलग फेज था। तो फिर तो फिर पुणे से कोलकाता का शिफ्टमेंट कैसे हुआ? रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मतलब वहाँ जाना चाहिए। मतलब ऐसा लगा कि इस पूरे सिनेरियो, इस जगह से शिफ्ट नहीं होंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, और चेंज करना था। दूर भी था, प्लस में मतलब कोलकाता मेरे को लगता था कि नहीं यहाँ पे ठीक है, पास भी है, और प्लस में अभी यहाँ जाऊँगा तो किसी से कनेक्शन नहीं रखूँगा। किसी को मैं फ़ोन नहीं करता था, मेरे से किसी का बात नहीं होता था, किसी से कोई कॉल फ़ोन कुछ नहीं। किसी का अगर फ़ोन आ जाता था तो ठीक है, बात कर लिया, ठीक है। मम्मी का फ़ोन आता है डेली, उनसे बात होती थी। पापा से भी हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार बात होती थी। तो वो था कि नहीं, अब कुछ नहीं। अब घर पे फादर को मेरे रियलाइज़ हो चुका था कि कुछ ना कुछ तो ये गलत कर रहा है। तो वो पापा लोग वो सिक्स सेंस वाले होते हैं, हाँ, उनको पता चल जाता। तो वो मेरे से थोड़ा थोड़ा कटे कटे रहते थे, बातचीत नहीं करते थे। तो मेरे को भी लगने लगा था कि नहीं, अब तो ठीक करना है। और ये रियलाइज़ हो गया था कि नहीं, लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना है तो ये इंपॉर्टेंट है, ये करना पड़ेगा। फिर मैंने बोला कि इसको छोड़ने का एक ही तरीका है कि जो इससे जुड़े लोग हैं उनको पहले छोड़ो मत, दूर हो जाओ, कट डाउन कर लो। उसके बाद अपने आप फिर रियलाइज़ सब सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो गई कि हाँ ठीक। जैसे इस वीडियो काफ़ी सारे यंग ऑडियंस देख रहे हैं ऑफकोर्स, तो उनके साथ भी ये दिक्कत होता है कि बस एक चीज़ का लत लगा हुआ, उसको छोड़ना कैसे। तो जो आपका 1 साल का रिहैब का प्रोसेस था, उसके शुरुआती दिनों में कैसा था आपका मतलब माइंडसेट कि हाँ बस चुल हो रही, जल्दी से कोई दे दो? हाँ, वो बताइए थोड़ा वो एक्सपीरियंस। चीज़ ऐसा है ना कि आपको मन करेगा, बहुत मन करेगा, मतलब आप चाहोगे कि कंज्यूम करो बहुत ज़्यादा, बट आपको कंट्रोल कहाँ करनी है। कि सबसे पहला स्टेज, उसका स्टेप ये होता है ना कि आप जो आप कर रहे हो आज से पहले, आज से 4 साल 5 साल पहले जो भी आपने, या मैंने 2 साल 1 साल कम जो भी किया, उस टाइम पे जो मैंने किया है उसको सीधा उल्टा कर दो। आप जो कर सकते हो अपने लाइफ में, जो भी चेंज कर सकते हो ना, वो रूटीन से ही कर सकते हो। उसके अपार्ट दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप अपने पूरे रूटीन को सीधा 360 डिग्री पे टर्न कर दो, एकदम उल्टा कर दो। आप इधर चले जाओ, ये आप यहाँ कर रहे हो, यहाँ से यहाँ चले जाओ। आप अब तक 8 बजे उठते थे, अब 4 बजे उठो, एकदम उल्टा सीधा। तो वो क्या होगा कि आपकी बॉडी धीरे 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 उस नई चीज़ को ना अपने अंदर अडाप्ट करने में इंगेज हो जाएगी। तो जब आपको मन करेगा ना, तो उस टाइम पे आपको कंट्रोल करना आसान रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान को, मैं ये सोचता हूँ कि इंसान क्या होता है ना कि ये कहने लगता है यार छोड़ू कैसे है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है यार। छोड़ू क्या, तुम्हारी लाइफ है, ये तुम्हारा है, किसी और का थोड़ी है कि तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। खुद के दिमाग पे अगर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है तो मतलब तुम बहुत अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, उस डायरेक्शन में से तुमको निकलने की ज़रूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद पे कंट्रोल करो। अगर मुझे ये खाना नहीं खाना है तो नहीं खाना है, ये मुझे डिसाइड करना है। हम कुछ अंदर से जो है बॉडी आपकी, जब वो नीड होगा ना तो आपको प्रॉब्लम होगा, आपको नींद नहीं आएगी, आप रात भर जगे रहोगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, एकदम नो डाउट उसमें पड़ेगी आपको इमोशनल सपोर्ट की, जो आपको समझाए कि नहीं मत करो, अभी ज़रूरत नहीं है इसका, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में, मतलब वो तुमको मोटिवेट करे टाइम टू टाइम। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप डिस्कस करो लोगों से। मुझे लगता है कि बातचीत करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आप कुछ भी आप डिस्कस करो, कुछ आप अपने लाइफ में 1-2 लोगों को सेलेक्ट करो जो जिन्हें लगता है कि आपके लिए वो बहुत अच्छा सोचते हैं, उनके साथ डिस्कस करो। डिस्कस करके आप एटलीस्ट समझाओ, उनको समझाओ कि आप क्या करना चाहते हो। फिर वो आपको उस तरीके से मोटिवेट, निराश होने से कुछ नहीं होगा। अगर होप छोड़ दोगे कि नहीं यार हमसे हो ही नहीं रहा है, छूट ही नहीं रहा है,
ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ जब वो ट्राई नहीं मारेंगे तो ऑफकोर्स तो जीरो ही है फिर तो। लोग 1 महीने छोड़ते हैं, आसान है, मुझे लगता है कि छोड़ना आसान है। 1 महीने छोड़ेंगे, फिर 1 महीने बाद कंज्यूम करना फिर स्टार्ट कर लेंगे, उनको अच्छा लगने लगेगा कि अरे यार 1 महीना तो छोड़ दिया, मतलब हम छोड़ सकते हैं। बट आपको लग रहा है कि आप 1 महीना बाद छोड़ दिए, बट वो आपके दिमाग ने ही आपको मैसेज दिया कि मुझे चाहिए भाई, दो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपने खुद के अपनी मर्जी से उसको लिया है, वैसा कुछ नहीं होता है। वो आपका ब्रेन मांग रहा है कि भाई चाहिए मेरे को, तो तुम अपने उसको एक तरीका दे दिया, एक एक्सक्यूज़ दे दिया कि मैं अपने मन से कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी मांग ही रही है आपसे कि आपको चाहिए, तो इस तरीके से होता है। तो आई थिंक अनडिस्कवर्ड कुछ टाइम के बाद एक नशा मुक्ति केंद्र शुरू कर सकता है। नहीं, नशा मुक्ति केंद्र अनडिस्कवर्ड जिस दिन ज्वाइन किया है, मतलब अनडिस्कवर्ड में ये सारी चीज़ें एकदम क्लीन थी, मेरे को एकदम पसंद, मतलब नहीं उस मतलब टाइम ऐसा तक इसलिए तो- बोल रहा हूँ ताकि हाँ, आपका जो एक्सपीरियंस है उसको आप शेयर करके वो मेरा कर सकते हैं एक्सपीरियंस ना। हम बैठा के 3-4 Kind of लोगों को society welfare के लिए। रिहैब कर सकते हैं, अभी भी करते हैं, बहुत लोग हैं मेरे नोन में जो आते हैं, बैठते हैं, काफ़ी बोलते हैं। यंगस्टर है इस लत से, काफ़ी यंगस्टर बोलते हैं भैया समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उसको समझाता हूँ भाई तू जो कह रहा है ना उसका सबसे बड़ा एक ही प्रॉब्लम ही है, वो तुम उसको हटाओ, सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। तो ये ठीक है, ये है। बाकी अब बाकी तो सबका अपना चॉइस है, जो चाहता है करना करे, नहीं करना नहीं करे, उसके लिए। तो आई थिंक अभी तक जो भी आपने पॉडकास्ट में शेयर किया वो आई थिंक काफ़ी यंग जनरेशन को इंस्पायर करेगा चीज़ों को सही करने में, जो भी लोग गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। थोड़ा सा पॉडकास्ट में बात करते हैं आशीष भाई के बारे में, क्योंकि ऑफकोर्स मैं उनको 2019 या 20 से फॉलो कर रहा हूँ। पर्सनली मैं बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेसेस को लव करता हूँ। मैं ऑलमोस्ट पहले मैं केरला में रहता था, तो मैं काफ़ी ट्रैवल करता पापा के साथ, मम्मी के साथ, तो काफ़ी हिस्टोरिकल जगह घूमता था। उसके बाद साउथ इंडिया मैंने ऑलमोस्ट सारा घूमा हुआ है, जितने स्टेट्स आप देख रहे हो साउथ इंडिया में हर जगह घूमा है मैंने। तो उसके बाद जब मैं बिहार आया तो बिहार में बिल्कुल कुछ मिला ही नहीं मुझे। लेकिन जब मैंने कभी रिसर्च भी नहीं किया उस तरीके से, क्योंकि मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट आदमी हूँ, खुद में रहने वाला आदमी था। अब थोड़ा सा मैं फ्री हो रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ। तो उस टाइम पे मैं यूट्यूब देखा और वहाँ पे मुझे वीडियोस मिलना शुरू हुआ अनडिस्कवर्ड के। आप लोगों ने डालना शुरू किया शेरगढ़ फोर्ट के बारे में, रोहतासगढ़ फोर्ट के बारे में, मंदार हिल का वीडियो डाला। तो वहाँ से मुझे लगा कि ये सब बिहार में है, मुझे पता भी नहीं था। मतलब रोहतासगढ़ फोर्ट का जब वो वीडियो देखा मैंने, शेरगढ़ फोर्ट का सीन देखा मैंने ऊपर से, जब वो शॉट देखा तो लगा कि यार मतलब क्या था उसमें। आशीष भाई ने एक लाइन बोला था, मुझे अभी भी याद है कि शेरशाह सूरी मस्त आदमी थे, मतलब ऐसा सीन, ऐसा जगह पे लोकेशन बना, ऐसा लाइन था उन्होंने, वर्ड, वो वर्ड मेरे दिमाग में स्टक हो गया कि भाई इस प्लेस पे तो जाना ही है मेरे को। और आई थिंक उस वीडियो को डालने के 6 मंथ्स के बाद मैंने एक टीम के साथ प्लान किया अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, और हम लोग विजिट करके आए। और जो फील हुआ वहाँ पर जाने के बाद कि यार एक फोर्ट बनाया गया है बिल्कुल पहाड़ के अंदर काट के, किस तरीके से बनाया गया है, अगर इसको सही तरीके से बताया जाए, एडवर्टाइज़ किया जाए लोगों को, तो ये एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। खैर अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये तो चीज़ें तो मेरी पर्सनल चीज़ें थी, मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अटैचमेंट उनके साथ काफ़ी ज़्यादा है। ऑफकोर्स किसी दिन वो भी शेयर पर रहेंगे, काफ़ी सारी बातें करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिले, ऑफकोर्स आपने काफ़ी सारी चीज़ बताया हम लोग को, सबसे बेस्ट चीज़ उनके अंदर क्या है आपके हिसाब से? व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट आशीष कौशिक? सबसे बेस्ट चीज़ जो मैंने सीखा है, जो मैंने स्टार्टिंग के टाइम पे उनसे सीखा है, वो है वो काम को लेके बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है। मतलब एग्जीक्यूशन का जो पार्ट होता है ना, उसको इनिशिएट करने में वो सबसे ज़्यादा एनर्जी रहता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है उनके अंदर। मतलब काम को लेके अगर ये काम है, इसको शुरू करना है तो अभी शुरू करना है, कल नहीं, परसों नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, मेरे साथ क्या है कि मैं थोड़ा सोचता हूँ कि सब कुछ प्लान कर लेते हैं, सब कुछ, हाँ सब कुछ एकदम ओके होगा तभी हम एग्जीक्यूट करेंगे। उनसे एग्जीक्यूट करो, फिर देख लेंगे बीच में क्या करना है, कैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो टेंशन नहीं लेना है, आगे बढ़ो। तो वो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा उनसे लर्न की है, जो पूरा का पूरा मेरा सबसे ज़्यादा मेन, अगर हम एक्सपीरियंस में बात करें तो एग्जीक्यूशन में उनका जो एनर्जी है वो 200% है। एकदम पंक्चुअल, अगर 5 बजे जाना है तो 4 बजे उठ के जाना है। मेरे जैसा इंसान 10 बजे से पहले उठने वाला है नहीं, 9-10 बजे से पहले मैं उठता ही नहीं हूँ। रात के 2-3 बजे सोता हूँ, क्योंकि मेरे को ना रात में काम करना अच्छा लगता है, शांत रहता है सब कुछ। अब उनका क्या है कि कहीं जाना है तो उनके यहाँ उनके साथ वो प्लान नहीं है कि भाई ठीक है 9 बजे निकलेंगे, 10 बजे निकलेंगे, ठीक है कल चलना है तो 4 बजे निकलते हैं। अब 4 बजे निकलने का मतलब है रात भर ना सोना। ठीक है, मेरे लिए तो वही 2 है, बजे सोने का टाइम है तो 2 घंटा और जग ही जाओ। तो स्टार्टिंग के डेज में तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ कि यार कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। तो फिर करते थे, नहीं सोते थे, गाड़ी में सो लेते थे, ड्राइविंग नहीं आती। अब तो और इशू है, फिर ड्राइविंग भी आती है और ड्राइविंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी
आ जाती थी। बीच के टाइम पे तो किसी को नहीं, पूरे ग्रुप में मेरे को एक ड्राइविंग आती थी, कोई भी जाना मैं ही बना वो सारथी, लेके चलो तो सुबह उठो ये सारी चीज़ें। बट हाँ, मैंने इस पूरे जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखा है, और उनके अंदर पैशन है। मतलब ये नहीं है कि ऑन कैमरा दिखाने के लिए बिहार के लिए कह रहे हैं कि बिहार से मैं प्यार करता हूँ, या ये बस कोई बिजनेस और कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है, वो पैशन है उनके अंदर है। अगर कहीं बिहार के बारे में कोई गलत बोलता है तो वो कोई भी हो, हाँ, वो दिखता उससे है, भिड़ जाना, वो चीज़ है, दिखता है उनका। वो उनके अंदर है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मेरे लिए, मैंने अपने लाइफ में मतलब उनके साथ जो मेरी जर्नी रही है, और हमारी बॉन्डिंग बहुत अलग है। मतलब अब आप समझ लो ना कि 24 घंटे में अगर हम बात करें, जब हम रहते हैं तो 24 घंटे में 10 या 11 घंटे हम साथ में रहते हैं। एक एक चीज़, मतलब जितना ट्रैवल हुआ, जो भी हुआ, साथ में ही है हम लोग। हर छोटी छोटी चीज़ को हम लोग साथ में शेयर करते हैं। दोस्तों से हम लोग बाद में मिलते हैं। अब हमारे साथ क्या होगा कि अब जो है वो फैमिली बन गई है। अगर उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम हुआ या मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग खड़े रहते हैं एक दूसरे के लिए। जो हमारे मतलब हमारा बिहार के अगर देखा जाए तो कल्चर में वो इनबिल्ट फीचर आता है कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम में है अपने आसपास तो उसका हेल्प करना चाहिए। तो वो चीज़ हमारे पूरी फैमिली की तरह, वो चाहे राहुल हो चाहे अविनाश भी हैं, उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो हम उसमें खड़े हैं, मेरे यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसमें खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब इसकी वजह से वो बहुत कंपैशन बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, प्यार है लोगों के लिए। जो उनके टीम के लोग हैं, दोस्त हैं उनके, उनके लिए बहुत अच्छा कंपैशन है उनके अंदर, उनके लिए बहुत प्यार है। तो ये सारी चीज़ें हैं उनके बारे में। मेरा उन इंस्टाग्राम पे उनसे एक चैट हुआ था, जो मैंने आपको अभी ऑफ कैमरा बताया कि मेरा जो एडटेक प्लेटफॉर्म था पहले 2021 में, उस टाइम पे मैंने उनसे कनेक्ट किया फॉर मेकिंग ए वीडियो कोर्स। थ्रू द टाइम वो मेरा कुछ इशू हुआ, वो मेरे इन्वेस्टर का कुछ इशू हुआ, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाया मैं। बट वहाँ से एक बात करना शुरू हुआ, और बस मैं उनको बोला, अपने बारे में बताया कि मैं यहाँ से हूँ और ये स्टार्ट करने का प्लान है। ज़्यादा कुछ उन्होंने पूछा भी नहीं कि हाँ बिहार के लिए कर देंगे। मतलब हो ना, कितना पैसा मिलेगा, कमीशन कितना दोगे, ये सब बातें होती क्लैरिटी। लेकिन उन्होंने सीधा बोला कि भाई कितना, कब शुरू करना ये बता दो मेरे को, करेंगे बिहार के लिए कुछ भी वही करेंगे। वही चीज़ है कि हमारे बीच में वो अंडरस्टैंडिंग है हम लोगों के साथ। ये है कि हाँ भाई, कोई प्रोजेक्ट है जिसमें पैसा सेकंड में आ जाता है, फिर वो लगता है कि ये तो ड्रीम है। अभी रिसेंट में ही हम एक प्रोजेक्ट शूट कर रहे हैं, अभी ऑन गोइंग चल रहा है। तो उस प्रोजेक्ट में हमने, हमारे साथ ऐसा ही था कि यार इसमें पैसा साइड कर देते हैं, इसको करते हैं एकदम मन से। हम बोले हाँ, मेरे को भी, मेरे इंटरेस्ट की चीज़ होगी तो मेरे को आप कुछ भी मत दो, मेरे को चाहिए ही नहीं। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता पैसा, फिर मैं भूल जाता हूँ। मुझे फिर उस टाइम पे चाहिए कि अच्छा ठीक है। काम करने में मज़ा आना और चाहिए। आज अभी तक के सिनेरियो में ऐसा है कि हमारे बीच में जो फाइनेंशियल और ये सारे टर्म्स को लेके कभी आज तक कोई डिस्कशन कुछ नहीं। प्रोजेक्ट है, हाँ ठीक है, मुझे जो आता है मैं रख लेता हूँ, और उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि कभी ऐसा प्राइस का, इन सब चीज़ों को हमने हमेशा सेकेंडरी रखा है। सबसे प्राइमरी ये है कि हमें काम करना है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना। अब मेरा क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। कहीं अगर इनविटेशन आता है अनडिस्कवर्ड में, आप ही जाओ भैया, मेरे को हम चिल हैं, हम घर पे सोना ज़्यादा अच्छा मेरे को वो बहुत पसंद है। मैं फ्री रहूँ तो मैं आराम से अपने, एक मेरा ग्रुप है, कुछ लोग हैं, उनके साथ रहना पसंद करता हूँ। बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग, मतलब इंट्रोवर्ट आप कह सकते हो मुझे बहुत ज़्यादा। अगर आपके साथ कंफर्टेबल हो गया तो बहुत अच्छे से बात हुई, बट नहीं हूँ तो बस ठीक है भाई, हाय हेलो। अभी कंफर्टेबल होगी नहीं आप? तभी तो इतना बोल के रहूँगा। अभी जैसे आपने बताया कि आप उनके साथ दिन में 24 घंटे से 11-12 घंटे साथ में रहते हो, इतने सालों से आप लोग साथ में हो, तो व्हाट इज़ द वियर्डेस्ट और फनी थिंग अबाउट हिम? अभी तो हम लोग जाना उनके अंदर की बेस्ट चीज़ क्या थी, और अब फनी चीज़ क्या हो सकता है? वियर्डेस्ट यार ऑन कैमरा, बट हाँ वो उनके जोक्स जो होते हैं ना, कभी कभी बहुत फ़नी होते हैं, कभी कभी बहुत पीजे होते हैं। बट द बेस्ट थिंग अबाउट हिम कि वो अपने ऊपर सार्केज़म लेते हैं। मतलब अगर कोई सार्केज़म हो ये रहा तो है, एक बेस्ट क्वालिटी हो गया ना, कि खुद के ऊपर जोक ले लेना। हाँ वो चीज़ है। मतलब हमारे साथ ऐसा है कि हमारे ग्रुप में हम बैठते तो रोस्ट, हमारे अंदर बहुत, हमारे ग्रुप में रोस्टिंग नेक्स्ट लेवल चलता है। और सबसे ज़्यादा रोस्टिंग किसी का होता है तो आशीष भैया का। सबका होता है, मेरा भी होगा, सबका होगा, बट वो पकड़े जाते हैं लास्ट मोमेंट, क्योंकि इनिशिएट वो करते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं जो भाई अब तो ये तो हो सर्कल गया, घूम के वापस उन्हीं पे आ फिर जाता है। उन्हीं पे आ जाता है। तो ये चीज़ है, बट हाँ मज़ेदार होता है, ये चीज़ है। और अगर आप वियर्डेस्ट में देखो तो आप गाना, अगर उनके सामने कार में बैठो और कार में अगर कोई गाना चल रहा है तो उस गाने का पोस्टमार्टम कर देते हैं वो।
तो वो थोड़ा सा है। तो मैं अपना प्लेलिस्ट जल्दी शेयर नहीं करता हूँ, मैं गाड़ी में गाने सुनता ही नहीं हूँ अपने मर्ज़ी का। जब सब सो जाते हैं तब मैं अपना प्लेलिस्ट चलाता हूँ, क्योंकि मेरे को वो अंदर से इरिटेशन लगता है, यार क्या क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं। तो ये चीज़ है, और ठीक है, सब अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मतलब ये भी एक रीज़न है कि उनके साथ वो अटैचमेंट एक अच्छा है। बॉन्डिंग बना बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें अब हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, क्योंकि फैमिली की तरह इतना टाइम अगर आप किसी के साथ रहोगे ना, तो हर छोटी छोटी चीज़ आप अडाप्ट कर लोगे अपने अंदर कि हाँ, उस इंसान का नेचर ऐसा ही है, और आपको बदलना नहीं है उस नेचर को, आप एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि एक फैमिली में एक तरह के लोग नहीं होते हैं, 10, अगर एक फैमिली में 10 लोग हैं तो 10 लोगों का माइंडसेट, पर्सपेक्टिव सब कुछ अलग होता है। तो अगर हम उसमें बैलेंस नहीं करके चलेंगे ना, तो फैमिली टूट। ऑफ कोर्स हर दिन सेम नहीं होता ना, कभी आप सोते डाउन होता है, उसमें आपको अपने आप को स्टेबल रखना है कि नहीं, मेरा ये जो बिल्कुल। लिमिट है मैं यहाँ पे मैं रहूँगा। हाँ, अब यहाँ तक है, अब बोलने का मतलब पॉइंट में भी है कि हमारे टीम में ये है कि सबको आज़ादी है बोलने का, किसी को ये नहीं कि कोई बोले नहीं, तुमको जो बोलना है बोलो। और क्रिएटिविटी में तो कोई बाउंड्रीज है ही नहीं। तुमको आशीष भैया का है कि मेरा सीधा रहता है कि ये प्लान है, इसको हमको बनाना है, ठीक है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा है, तुमको देखना है। मेरा उसमें बहुत इनपुट नहीं रहेगा। सिन्होरा हम शूट कर रहे थे, सिन्होरा किस फेज़ पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उनका है कि ठीक है हम कमर्शियल्स पे फोकस कर रहे हैं। हमने हाँ ठीक है, आप पैसे लाओ, बाकी इधर काम हो रहा है। तो हाँ, वो एग्जीक्यूशन पूरा जितना भी है। और मेरा क्या है कि मैं थोड़ा स्लो काम करता हूँ, मेरे साथ ये है। और वो स्लो इसलिए होता है क्योंकि मोटिवेशन नहीं आता तो मेरे से काम नहीं पुणे की याद आती क्या? नहीं, मतलब ऐसा है ना कि अगर मोटिवेशन नहीं आएगा ना, तो उस प्रोजेक्ट को मैं 2 साल तक खींच सकता हूँ। मेरे को ऐसा लगेगा कि यार नहीं, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और अगर कुछ मेरे को लगे कि यार ये 4 सेकंड का, 5 सेकंड का एक सीक्वेंस है जो मिसिंग है, उसको दोबारा करना है, तो कर सकते हैं। वो मेरे साथ तो है कि आप हम तो आई थिंक मिस्टर परफेक्शनिस्ट ऑफ बिहार हो जाओगे। नहीं, परफेक्शनिस्ट नहीं करेंगे, बट हाँ मुझे लगता है कि हर इंसान को अपने काम को लेके ऐसे ही रहना चाहिए। अगर वो प्रिसाइजली छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस नहीं करेगा ना, तो बेस्ट नहीं निकल के आएगा। अगर आप काम कर रहे हो और वो आप आई थिंक खासकर ऐसे कामों में जो आप खुद के लिए कर रहे हो, वहाँ पे कोई पैसों की बात नहीं आती, किसी क्लाइंट की वर्क नहीं आती, वो खुद के लिए आप कर रहे हो। एग्जैक्टली। और लोगों के सामने आप जब प्रेजेंट कर रहे हो ना, तो ऐसा प्रेजेंट करो कि लोग देख के ये ना कहेंगे कुछ भी बना दिया है। उसमें लगना चाहिए देख के कि मेहनत किया है सामने वाले ने। अगर उसमें मेहनत नहीं होगा तो फिर आप यही कोई भी फिल्म या कोई भी डॉक्यूमेंट्री तभी परफेक्ट बनती है जब आप उसमें छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करते हो। फिल्म्स जब बनती है तो फिल्म शूट होता है, उस टाइम पे एक सीन को हम 30 40 रीटेक्स के बाद देखते हैं, फाइनल होता है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं मेरा इसीलिए हम बाहर के फिर सीखने का मेरा जो तरीका है, मैं बाहर के फिल्म मेकर्स को देखता हूँ। मेरे सबसे मतलब जिनको मैं सबसे ज़्यादा आइडल मानता हूँ, ये क्रिस्टोफर नोलन सर जो हैं, उनकी मूवीज़ जो है उनकी अलग ही मूवीज़ लेवल का साईफाई मूवी, होती है। अलग ही मुझे लेवल का। साईफाई के साथ साथ पीरियड ड्रामा भी पसंद है, और रोमांटिक भी थोड़ा बहुत पसंद है। तो वो उनका काम करने का जो तरीका है ना, वो मुझे अच्छा लगता है। मतलब जिस तरीके से वो चीज़ों को एकदम रिजिड है कि मेरे को ये ऐसे ही चाहिए। मतलब मेरे को आईमैक्स पे शूट करना है तो आईमैक्स पे ही शूट करना है, मुझे दूसरा कोई कैमरा या दूसरा कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा मैं, भले उसमें टाइम लगे मेरे साथ। मतलब मैं उसको थोड़ा बहुत अपने में भी इम्प्लीमेंट करूँगा। मुझे अगर इस लेंस से, इस कैमरा से शूट करवाना है तो इसी से करेंगे। ये नहीं कि अब थोड़ा इस कैमरे से शूट कर लिया, थोड़ा उस कैमरे से शूट कर लिया, वैसे नहीं। मतलब अगर रेंट करना पड़े, हायर करना पड़े, पैसे लाएंगे, फंड लाएंगे। इसकी वजह से कितने प्रोजेक्ट्स अभी भी मेरे पेंडिंग हैं, बट है, करेंगे धीरे धीरे करके। बहुत सारे टॉपिक्स है जो अभी भी, जैसे सिन्होरा आपने देखा, बहुत लोगों का यही सबका यही कहना था कि यार सिन्होरा पे भी डॉक्यूमेंट्री बनेगा, मैंने सोचा नहीं था। तो उस तरीके के और ऐसे बहुत सारे कल्चरल डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। अभी रिसर्च फेज़ में चल रहे हैं, सब कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, किस तरीके से अलग तरीके से दिखा सकते हैं, उस पे काम कर रहे हैं। तो ये है। आई थिंक काफ़ी सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग इस पॉडकास्ट में बात किया है, और धीरे धीरे हम लोग अब एंड ऑफ द पॉडकास्ट पे आ रहे हैं। अभी एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप फिल्म मेकिंग कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हो, वेडिंग कर रहे हो, तो व्हाट इज़ दी बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग अबाउट दिस थिंग? मतलब आपके जो करियर है, आपका जो फील्ड है, उसमें सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि हाँ ये सबसे बेस्ट चीज़ है इसमें, और सबसे ख़राब चीज़ क्या है आपके हिसाब से? बेस्ट सबसे ज़्यादा मतलब अगर देखा जाए तो ये है कि जो मैं कर रहा हूँ उस फील्ड में, ये है कि हम लोगों के लिए
चीज़ें बहुत इजी हैं। जैसे जैसे में कि हम किसी बाउंड्रीज़ में नहीं हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। मतलब अगर मैं किसी अपनी कंपनी चला रहा हूँ तो उस कंपनी में कि मेरे को अपने हिसाब से काम करना है, और जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है ये चीज़ कि मैं किसी भी बाउंड्रीज़ में नहीं हूँ। मुझे इंस्ट्रक्शन लेना पसंद नहीं है। ये मेरे साथ ये एक है, मैं अगर मेरा जो शुरू से जिस तरीके से मैंने काम किया है, मैं बॉस बन के ही काम कर सकता हूँ। मतलब कमांड मेरे हाथ में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं बॉस वॉस वाला सीन नहीं है, बट कमांड मेरे हाथ में रहना चाहिए। अगर कोई मेरे को बोलेगा ना कि तुमको ऐसा करके देना है, तो वो मेरे से, वो कल्चर में मैं रह के सीख लूँगा कि कैसे काम होता है, बट मेरे से काम होगा नहीं ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा। हाँ, ज़्यादा देर। तो ये चीज़ है ना कि मुझे लगता है कि इसमें मेरे फील्ड में, मेरे काम के सेक्टर में सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ है कि इंडिपेंडेंट रहता है आदमी हर तरीके से। वो चाहे क्रिएटिव वे में हो, चाहे आप फाइनेंशियली भी देखो तो पैसे भी ऐसा कोई लिमिट नहीं है। तो इस चीज़ को ये है कि ये सबसे बेस्ट चीज़ सबसे बेस्ट चीज़ है कि हर तरीके से आप आज़ाद हो। आप हम्म। खुद का काम करो, करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। जिस दिन पैसे अकाउंट में आ गए बहुत अच्छे अमाउंट में, तो भाई ठीक है, एक अब हफ्ता relax आराम कर से सकते हाँ निकले हम कहीं घूमने। अब रैंडम ऐसे ही हमें कुछ नहीं था, एक हमने ट्रिप मार दिया, कोई प्लान नहीं था, उस पर आपका रिप्लाई भी आया था हाँ हाँ हाँ, याद। कि आपने गया बना दिया है हिमाचल को, बात बात पे चले जाते हैं। तो वो चीज़ होता है कि कोई बाउंड्रीज नहीं है भाई, ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, चले जाएंगे। किसी को रिपोर्ट नहीं करना है, फ़ोन नहीं उठाएंगे, काम नहीं होगा, बात खत्म। आएंगे तो करेंगे, या कोई और कर लेगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी किए हुए हैं। और सबसे बुरी चीज़ ये है कि अगर बुरी अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं किया है मैंने। मतलब मुझे तो अच्छा लगता है कोई भी चीज़, अगर बुरी बात करें, बुरी एक्सपीरियंस की बात करें, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है काम को लेके, क्योंकि इस मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक टाइम आता है, एक फेज़ आता है जब आपको काम नहीं मिलता है, जब आप परेशान होने लगते हो कि यार कैसे करें, कैसे एग्जीक्यूट करें, क्या आगे का प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा ब्लैंक होने ये तो आई थिंक सारे फील्ड में है ऐसा सब पे। तो पर्टिकुलर नहीं। तो बाकी ऐसा कुछ स्पेसिफिक बुरा नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बुरा सोच नहीं पा रहे हो इस फील्ड के बारे में, तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी पैशनेट हो इस काम को लेकर, क्योंकि आपको अगर कोई बुरा मिलता भी होगा तो आपके लिए बुरा नहीं होता। नहीं है वो तो चैलेंज होता है। मेरे ये चीज़ दिख रहा है कि नहीं, वो आपके लिए बुरा है ही नहीं। मैंने लाइफ में एक चीज़ समझा है ना कि आपके, जिसको हम बोलते हैं ना कि हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम है या टेंशन है, टेंशन प्रॉब्लम जैसी कुछ चीज़ होती नहीं है, सिचुएशन होता है। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपके लाइफ में आया, इसको हैंडल कर लो, फिर वही है, आप जिस ट्रैक पे हो वही है। और अगर इंसान के लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छा होने लगेगा, ठीक है ना, तो फिर उसको उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। बुरा आना ज़रूरी है, जब तक डाउन नहीं आएगा उसको समझ ही नहीं आएगा कि अच्छा टाइम क्या होता है। वो बाउंस बैक करने के लिए लोग फिर दिमाग लगाना शुरू करते हैं ना, क्या Exactly. करना और है। जब आप बुरा टाइम फेस करोगे तभी आपको अहमियत समझ में आएगी ना कि अच्छा टाइम क्या होता है, तब आप उसकी कदर कर पाओगे। अदरवाइज जिसको सिर्फ अच्छा मिल रहा है उसको नहीं समझ में। अब जो कोई रातों रात कोई स्टार बन जाएगा, उसको क्या पता चलेगा कि एक ऐसा इंसान जो जीरो से स्टार्ट एक प्रॉपर जर्नी क्या होता है उनको पता ही नहीं नहीं पता चलेगा। चलेगा। तो ये चीज़ है मेरे हिसाब से। पैसा एक मोटिवेशन होता है किसी भी काम के लिए, ये आप एग्री करते हो, ऑफकोर्स सारे लोग एग्री करते हैं। आज के टाइम में मनी इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। हाउ मच मनी यू आर मेकिंग करेंटली? यार देखो, ऐसा है कि महीने का ईएमआई, अगर एग्जैक्ट अमाउंट नहीं कह सकते, बट ईएमआई वगैरह जोड़ जाड़ के, रेंट्स वगैरह जोड़ जाड़ के महीने का खर्च 70-80 के अप्रॉक्स आ जाता है। ये आपका सब महीने का fix स्पेंड है। एक्सपेंस। उसके बाद जो खुद का अय्याशी, या कैफ़े बैठ गए, कॉफ़ी पी लिया, ये सब कर लिया, बस वो अलग है। बट ये एक्सपेंस जो होता है महीने, तो आई थिंक इससे ऑडियंस को एक रफ आइडिया मिल जाएगा व्हाट इज़ द अमाउंट। हाँ, उससे समझ में आ जाएगा। अब एग्जैक्ट अमाउंट मुझे भी नहीं पता है कि वो होता है कई वो बार। या तो हम उससे काउंट करते हैं कि हमारा साल का पूरा टर्नओवर कितना था, कितना पैसे आए, तो उससे और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब फील्ड में एग्जैक्ट अमाउंट बताना भी मुश्किल होता है। एक बिजनेस कर रहे हो आप तो उसमें exact कैलकुलेट amount नहीं वो कर होता नहीं सकते कि हर but महीने हाँ, इतने आते हैं, ऐसा कुछ है बट नहीं। ये पटना में है कि हाँ, अब रेंट्स और ईएमआई ये सारी चीज़ें पे करके मतलब अराउंड 80-90 के मतलब चला जाता है। कार है, बाइक है, सब कुछ का ईएमआई यार, तो वो सब कुछ बैलेंस करते करते सब कुछ इसमें निकल जाता है। बट ठीक है, अच्छा चल रहा है, लाइफ बढ़िया है, पैसे आते रहेंगे, काम होते रहेगा। और पैसा ऐसा है कि मुझे लगता है ना कि अगर आप काम करते रहोगे ना, पैसा आएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि पैसा मोटिवेशन काम करने का नहीं होना चाहिए, काम मोटिवेशन होना चाहिए, पैसा ऑटोमेटिक बाई प्रोडक्ट है, वो बाई प्रोडक्ट है, वो अपने आप आएगा। मतलब हमारे एक मेंटर हैं, उन्होंने यही बोला कि तुम लोग पैसे पे फोकस मत करो कि तुम्हें इतना कमाना है उतना कमाना है, तुम काम पे फोकस करो कि तुम्हें इतना काम करना है,
इस डिपार्टमेंट के लिए काम करना है, इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, देखो पैसा अपने आप आएगा। काम करोगे तो पैसा आएगा, क्योंकि तुम समझ चुके कि पैसे कैसे आता है। पैसा आने का जो तरीका है ना, जो रोड मैप है, उसको अब तुम समझ चुके हो। तो अब तुम्हें काम पे फोकस करना है, करो काम। तो हम लोग उसी माइंडसेट से चलते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आपके आईडी पे एक चीज़ देख रहा हूँ कि रिसेंटली काफ़ी सारे महीनों से एक्चुअली एक ब्रांड है माई कोर्टयार्ड करके, जिसका आपने अभी बैग भी रखा हुआ है। ये क्या है एग्जैक्टली और माई कोर्टयार्ड का एक बहुत ही मतलब इसके पीछे की स्टोरी क्या है एग्जैक्टली? स्टोरी इसकी ऐसी है कि मेरी दादी जो है अभी रिसेंट ही इसी साल उनका मार्च में डेथ हुआ। तो हम मेरी मतलब दादी से हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, मतलब बहुत एक्सट्रीम। अभी भी मैं मतलब अगर मेरे लाइफ का अगर आप पार्ट पूछोगे कि सबसे सैड पार्ट और किसी को खोने का पार्ट, जो कभी ब्रेकअप और ये सब स्टोरी नहीं है मेरे लाइफ में, रिलेशनशिप कुछ नहीं है, बट अगर लाइफ में किसी को खोने का सबसे ज़्यादा वो जो इम्पैक्ट रहा है मेरे ऊपर, वो मेरी दादी का है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते थे, एक्सट्रीम। मेरी जर्नी मतलब मेरा बचपन से लेके बड़े तक का डेली उनका फ़ोन आना, डेली सारी चीज़ें होना, मतलब उनको हर चीज़। मम्मी से ज़्यादा मैं उनसे कनेक्टेड था, मम्मी से भी हूँ बट मम्मी से ज़्यादा उनसे। हर दिन उनको एक छोटा सा, मेरी दादी ने बोला फ़ोन चाहिए तो फ़ोन उनको दिया, गिफ्ट किया। तो वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, हालांकि मतलब बहुत छोटा सा नोकिया, क्योंकि उनको तो उसमें 9 डिजिट होते थे। 9 डिजिट पे नंबर सेट थे कि इस पे इनका 3, एक पे पापा का नंबर, दूसरे पे चाचा का नंबर, बुआ का नंबर, 5 नंबर पे दबाती थी तो मेरे को कॉल लगता था। डेली शाम को फ़ोन आता था, डेली। तो वो सब, तो ये दादी का डेथ हुआ तो उस टाइम के बाद फिर हम लोगों को, मेरी दीदी जो हैं, बड़ी बहन मतलब मेरी दीदी, तो उन्होंने ये मतलब स्टार्ट किया। उनके मन में था माई के नाम से कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए रहे, एवरग्रीन। तो दीदी ने स्टार्ट किया ये माई कोर्टयार्ड करके। ये मतलब बैग है, डिज़ाइंस है, सारी चीज़ें इसमें, कस्टमाइजेशन है। इसको लेके प्लान क्या है आप लोग का एग्जैक्टली? इसको लेके प्लान ये है कि इस पे हम अभी स्टार्ट तो हमने बैग से किया है, बट इसमें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हम ऐड करेंगे। बट जो भी होगा वो हैंडमेड होगा, ईच एंड एवरीथिंग। वो चाहे डिज़ाइन हो, हमें इसके बाद हमने और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का प्लान किया है। अभी ये सिर्फ ये बैग है, साइड बैग है, उसके बाद टोट है। धीरे धीरे करके और भी इसमें प्रोडक्ट्स आएंगे लैपटॉप के लिए और तरह तरह के। उसमें आप कस्टमाइज़ करा सकते हो। आप आज के टाइम पे क्या है ना कि हर इंसान एक अपनी आइडेंटिटी वेयर करता है। जैसे मेरे को सब नोमैड के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक इस पॉडकास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा और हम लोग अब पॉडकास्ट के एंड पे आ चुके हैं। और मैं चाहता हूँ कि अभिषेक भाई एक फाइनल मैसेज आप हमारे जो यंगर ऑडियंस देख रहे हैं, और ख़ासकर आपने काफ़ी कुछ ऑलरेडी बताया है, लेकिन एक होता है ना कि जिनको सिनेमाटोग्राफी में एज ए करियर बनाना है, फिल्म मेकिंग में जाना है, तो वो उनके लिए एक एडवाइस आप क्या दे सकते हो, एक फाइनल मैसेज क्या दे सकते हो? उनके लिए मेरा जो पर्सनल एक सजेशन ये है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। इक्विपमेंट अभी के साथ क्या है ना कि अभी जो हमारा यंग जनरेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुका है इक्विपमेंट्स पे। सिनेमा, अगर आप फिल्म मेकिंग को समझोगे, सिनेमा को समझोगे, तो पहले जो इक्विपमेंट्स थे ना, उसमें इतनी रिसोर्सेज नहीं थे। कम से कम रिसोर्सेज पे अच्छी फिल्में बनती थी। अभी रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं बट फिल्में अच्छी नहीं बन पा रही हैं। रीज़न क्या है ना कि इंसान वो पैशन से काम नहीं कर रहा है, उस पैशन उसके अंदर है ही नहीं। तो यूथ को मैं यही अभी कहना चाहूँगा कि इक्विपमेंट ख़रीदना ओके है, आप ख़रीद लो इक्विपमेंट, इन्वेस्ट कर लो, पैसे लगा लो, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका स्किल्स। उस पर ज़्यादा फोकस करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्किल्स पे काम नहीं करोगे ना, कैमरा आपका कुछ नहीं है। आप अभी के टाइम पे क्या है कि लोग कैमरा पे ज़्यादा डिपेंडेंट है कि मेरे पास ये कैमरा है, इससे मैं शूट करता हूँ। वो एक अलग चीज़ है। कैमरा आप रेंट भी कर सकते हो अगर आपका स्किल्स अच्छा होगा तो। कैमरा एक साधन है, उसको कह सकते हैं, एक ब्रिज है। गाड़ी में एक फ्यूल ब्रिज की तरह है, एक ब्रिज है। आपका डेस्टिनेशन उस साइड है, ठीक है। तो आपको स्किल्स पे काम करना है जितना ज़्यादा हो सके। पढ़ो आप उसके बारे में, आप सिनेमाटोग्राफी के बारे में पढ़ो, और सब कुछ अवेलेबल है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं यूट्यूब पे और वेबसाइट्स है, ब्लॉग्स पढ़ो, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको सीखना है, अगर आप आर्टिस्ट हो, तो आपके लिए कोई दूसरा, आप एक किसी बढ़िया अच्छे फिल्म मेकर का इंटरव्यू देखो, आप आधा मतलब मेरे को लगता है कि 2-4% तो आप ऐसे ही सीख जाओगे, क्योंकि उसका विजन समझ में आएगा कि वो क्या सोच के काम करता है।
तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। और आई थिंक जितने भी ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट में आके? बहुत बढ़िया, और थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, मतलब थैंक यू आपका कि आपने टाइम निकाल अरे के आया। बिल्कुल, क्यों नहीं, मतलब एक कुछ अच्छा इनिशिएटिव है आपका, और बिहार में हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे कोई भी अगर कुछ भी एक नया स्टार्ट हो रहा है तो हमें लगता है कि हर इंसान को सपोर्ट करना चाहिए, और हर इंसान को उसमें आना चाहिए। ये मेरा माइंडसेट है, और हम यही मान के चलते हैं, क्योंकि ये जगह अभी छोटी है और हमें ग्रो करना है हर एस्पेक्ट से, तो हमें एक दूसरे के साथ हाथ मिला के चलना कोलैबोरेटिव पड़ेगा। माइंडसेट होना चाहिए। एग्जैक्टली। और ये नहीं सोचना है कि फ़ायदा बाद में, ठीक है, अगर आपके कुछ 2 घंटे 3 घंटे के टाइम से किसी और का भी फ़ायदा हो रहा है तो आप वो भी करो, इतना नहीं सोचना है। उससे कुछ आप 2 घंटे में बहुत बड़ा आप पहाड़ तोड़ के रास्ता नहीं बना दोगे, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ आराम से सपोर्ट करना है सबको। अगर नहीं करोगे तो फिर कोई ग्रो ही नहीं, मार्केट ही नहीं बन पाएगा। ये एक पूरा का पूरा एक चेन है, कोई इकोसिस्टम डेवलप ही नहीं हो पाएगा। मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप हमको सपोर्ट करें, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, इसी तरीके से काम होता है। तो बस यही है कि भाई अच्छा है, बढ़िया है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखने के लिए। एंड एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर देना कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा भी लगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम नेक्स्ट पॉडकास्ट शूट करें तो हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे आपको हम और वैल्यू प्रोवाइड कर सके, वो हमें जानने को मिले। इस पॉडकास्ट को एटलीस्ट अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनके लाइफ में भी एक वैल्यू ऐड हो सके। एंड इसी टाइप के वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेशनल पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल इंस्पायर टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स।